हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल, विजिबल। अगर मैं दिख रहा हूं आपको और सुन पा रहे हो तो एक बार थंब से या दिल से आग लगा दो। अगर सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार दिल से आग लगा दो, थंब से रिप्रेजेंट कर दो। कंटिन्यू करते हैं इस नई जर्नी के अंदर, एक ऐसी जर्नी जो अपनी तरफ से तो पूरा 100% लगाएगी, यानी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में। बस अब ये देखना है कि आपके अंदर कितना दम है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं यही कहूंगा बेटा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ट्रेंड का मतलब है समय के अकॉर्डिंग, इसका नाम क्रैश कोर्स है पर एक्चुअल में क्रैश कोर्स नहीं है। समझ रहे हो? ये जैसे जो हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी ना, मतलब एक तरीके कह सकते हो इट इज आपका लास्ट ड्रॉप। तो बस एक टर्म आता है कि यार या तो कर जाएंगे या भाई घर जाएंगे, मतलब बस हो गया लास्ट। ठीक है, अपना 100% लगा देंगे। सफिशियंट टाइम है बेटा इस समय। ठीक है, इस सफिशियंट टाइम के अंदर बहुत मतलब अंतर क्या होता है भाई, मेहनत तो बहुत सारे बच्चे करते हैं पर सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही, ये डिसाइड करेगा आपके आपके टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, तो बस मैं ये कहूंगा कि आपका जोश यहां पर टॉप लेवल पर होना चाहिए, आपका डेडिकेशन टॉप लेवल पे होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी टॉप लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, सफिशियंट टाइम है, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर आपने इस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि मंजिल को पाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो मतलब बेसिक नीड है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, प्रॉपर टेस्ट की, वो सारी चीजें हम यहां लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं यही याद करा दूं, मतलब नो होमवर्क। ठीक है, ओनली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, यही सब चीजें याद होंगी। ठीक है, तो बस मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं, इतना प्रॉमिस चाहता हूं बेटा कि दिमाग में बिठा लो यार, इस बार अगर हम इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें एंटर कर रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है। ठीक है, इस बार मुझे निकाल देना है। क्लियर है बिल्कुल? अब जो भी अगर किसी कारण से आप रहते हो तो इसमें आपका कहीं ना कहीं एफर्ट कम है। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि यहां आप बहुत टॉप रैंक वाली स्टडी हम आपको करा देंगे, करा ही नहीं देंगे, एक तो पढ़ा देना, हम पढ़ा नहीं देंगे, हम बिल्कुल यहां तक पहुंचा देंगे। अब वो यहां तक उसी के पहुंच सकता है जो प्रॉपर तरीके से चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये गारंटी है, ये गारंटी है कि आपको यहां तक मतलब टॉप लेवल पर लेकर के जाना, ये जिम्मेदारी हमारी है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं थोड़ा सा भी आपको डिस्ट्रिक्टेड नहीं, मतलब चैट को प्राइवेट कर दिया जिससे कि एकदम आप फोकस्ड रहो। ठीक है, दिल से आग, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रीतम, प्रीतम बोल रहे हैं दिल से आग। ठीक है, सार्थक सिंह, ओके बेटा। ठीक है, तो मुझे इतना प्रॉमिस एक बार चैट में कर दो कि सर प्रॉमिस करते हैं, या तो इस बार कर जाएंगे, नहीं तो अपनी लाइन ही चेंज कर देंगे। ये प्रॉमिस चाहिए मुझे, जिसमें ये वाकई में प्रॉमिस है, करने की क्षमता है, जो वाकई में अपने टारगेट को देख पा रहा है, जिसको पता है कि यार मैं इस टाइम के अंदर, अगर सर ने मुझे बता दिया यहां कूदना है मैं कूद जाऊंगा, सर ने कह दिया कि इस तरीके से चलना है मैं चल जाऊंगा, तो गारंटी मैं ले रहा हूं भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बार मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इसी बार मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अब तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मैं यही मान के चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग की हो, कई कई बच्चों के कॉल आए थे सर इस तरीके से ऑफलाइन ज्वाइन किया बट नहीं ट्यूनिंग मैच हुई, तो ये साल कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो मैंने कहा बेटा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चल सकते हो तो एक बार को एक उम्मीद है, अगर चल सकते हो ठीक है तो काम हो जाएगा, पर चलना आपको पड़ेगा, चलना तो आप ही को पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, गाइड हम करेंगे, ठीक है, हम बस बोलेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है और ये नहीं करना, जो नहीं करना वो नहीं करना, और जो करना है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो नहीं करना उसको करने में आप बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हो, जिसकी वजह से भी सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि नहीं पता होता यार क्या क्या आपको बार बार रिवाइज करना है और क्या आपको बार बार रिवाइज नहीं करना। ठीक है, तो टाइम तो उतना ही है ना, तो उस चीज को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है, उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल को, और मल्टीपल टाइम के अंदर। ठीक है, तो वो चीज आपकी आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो हम लोग बेटा जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, तो बस ये मान के करो, मैं भी ये मान के चल रहा हूं और आपको भी ये मानना पड़ेगा कि ये साल आपका अंतिम लास्ट ड्रॉप है। ठीक है, ये मान करके आपको स्टडी करनी है, एकदम जुनून और पागलपन की तरह।
ठीक है, 4 से 5 महीने पूरे मिल रहे हैं आपको, पूरे मिल रहे हैं 5 महीने, ठीक है, जिसमें लास्ट का मंथ आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। रिमेनिंग 4 मंथ के अंदर पूरा कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, प्रॉपर टेस्ट के साथ, एनसीईआरटी के साथ हम करा देंगे। ठीक है, प्रॉमिस, यही प्रॉमिस चाहिए। ठीक है, यही प्रॉमिस चाहिए जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना, ये मुझे प्रॉमिस चाहिए। यही कमेंट में, लेक्चर के बाद भी मुझे आज प्रॉमिस चाहिए। जब लेक्चर के बाद, ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन आएगा, उसमें मुझे प्रॉमिस चाहिए, मुझे आपके अंदर आग चाहिए यार, वो दिखनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर लगी हुई आग आने वाले जितने भी टीचर होंगे आपके सेशन के अंदर, उन सबके अंदर आग लगाएगी, और वो अपना मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल आपके संग लगाएंगे, जिससे रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो जिन बच्चों का बिल्कुल रिवीजन भी नहीं हुआ, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी करा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी में ही एनसीईआरटी कराऊंगा, पर आज मैं साथ भी एनसीईआरटी लेकर के आया हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो, आपको पता चले कि सर की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, तो अब हम सीधे पढ़ा करके बताएंगे स्ट्रेटेजी क्या है। क्लियर है बिल्कुल। तो लेक्चर फर्स्ट है, आज का टारगेट क्या होगा अपना, देख लो टारगेट फटाफट। आज रेस्पिरेशन कवर करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कर देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दूंगा आज आपको, जिसे कल वाली क्लास में हम मैकेनिज्म से लेकर के लगभग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टच कर लेंगे। और तीसरी क्लास के अंदर चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से एंड करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, वो आप खुद देखोगे। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा हमने कंसाइज किया है, पर कंटेंट जो नीट के लिए नेसेसरी है, एक लाइन रिड्यूस नहीं की, एक लाइन, वो तो मेरी आदत है, मैं सिंगल शॉट में भी रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो उसका पूरा मतलब पूरा फोकस है कि बच्चे का एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि टारगेट तो हम बायो में 360 आउट ऑफ 360 लेके चल रहे हैं, क्योंकि कम से कम 350 तो बच्चे के मार्क्स आने ही चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अगर 19 भी हो गया तो टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजी है वही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इन्फिनिटी बहुत बढ़िया है, जो बच्चे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व मतलब कहीं ना कहीं अटैच हैं संकल्प भारत से, चाहे उन्होंने ऑनलाइन का 400-500 वाला एक जो टेस्ट सीरीज है वही क्यों ना लिया हो, उनको भी इन्फिनिटी, ठीक है, मिल जाएगा 1500 रुपए में ही। बिल्कुल, प्रॉमिस गुरुजी। ठीक है, बस बस यही प्रॉमिस और यही जोश चाहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, समझो, एक मिनट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला पैरा उठा रहा हूं मैं, पहला पैरा एनसीईआरटी का, कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस है क्या। ठीक है, रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सब के अंदर रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है बेटा वो रेस्पिरेशन है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही फूड को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडेशन से, ठीक है, एनर्जी लिबरेट होती है, जिससे वो अपनी जिंदगी, ठीक है, जीवन यापन कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन नेसेसरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक फिजिकल प्रोसेस होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है। अगर फिजिकल प्रोसेस की बात करता हूं तो फिजिकल प्रोसेस का एक ही पर्पस है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर पहुंचाना, टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में, ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, प्लांट्स में अलग तरीके से होती है फिजिकल प्रोसेस, एनिमल में अलग तरीके से होती है फिजिकल प्रोसेस, एनिमल में भी जिसके पास लंग्स होते हैं उनमें अलग तरीके से होती है, जिनके पास ट्रैकियल सिस्टम है उनके पास अलग तरीके से होती है, जिनके पास गिल्स हैं तो वो गिल्स के थ्रू इस मैकेनिज्म को करते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बॉडी सरफेस से इस मैकेनिज्म को करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी ये मैकेनिज्म का जो फिजिकल वाला पार्ट है, फिजिकल वाला पार्ट वो वेरी कर सकता है, बट केमिकल वाला पार्ट जो कहां होता है, सेल के अंदर होता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसका काम ही है भाई फूड को ऑक्सीडाइज करना, एनर्जी लिबरेट करना। क्लियर है बिल्कुल। तो उसका वर्क ही है फूड को ऑक्सीडाइज करना और एनर्जी लिबरेट करना। समझना मेरी बात। तो ये हर किसी के अंदर सिमिलर होगा, उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करना, उसके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करूंगा। जैसे सबसे पहले देखो, हर टॉपिक का मैं एक टर्म जरूर लिखाऊंगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी भी मैं यहां करा दूंगा, मतलब कुछ छोड़ूंगा नहीं आपको। ठीक है,
और याद भी करा दूंगा कि रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब फिजिको केमिकल क्यों बोला मैंने, ठीक है, फिजिको केमिकल इसलिए बोला मैंने क्योंकि फिजिको, फिजिको मतलब है फिजिकल, केमिकल, फिजिकल और केमिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब फिजिकल सर कहां पर है, केमिकल सर कहां पर है, बताता हूं मैं। फिजिकल कहां पर है, केमिकल कहां पर है, ठीक है। अब समझना, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब फिजिकल कहां पर है, केमिकल कहां पर है, ये बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले फिजिको की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, यहां से स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। ये लंग्स है, ठीक है, और ये एल्वियोलाई है। मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूं एल्वियोलाई का। ये एल्वियोलाई है, ये ऐसे, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। और ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, जरा बताओ भाई। एटमॉस्फेयर से आप कुछ लेते हो और एटमॉस्फेयर में कुछ आप रिलीज करते हो। मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूं कि एटमॉस्फेयर से क्या लेते हो, आप क्या ले रहे हो लंग्स के अंदर। तो बच्चे कहते हैं सर लंग्स में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। लंग्स से बाहर क्या निकाल रहे हो, बच्चे बोलते हैं सर CO2 निकाल रहे हैं। नो बेटा, आप जो ले रहे हो, ऐसा थोड़ी है नहीं कि आपने यहां पर एक फिल्टर लगा रखा है कि एयर में से ऑक्सीजन ही लंग्स में जाएगी, ठीक है, लंग्स से सिर्फ CO2 ही बाहर निकलेगी, फिल्टर लगा हुआ है ना। आप एयर को ले रहे हो और एयर को ही निकाल रहे हो। यहां पर आप एयर को इनहेल कर रहे हो और एयर को ही आप एक्सिल कर रहे हो। एयर, एयर, समझना मेरी बात, यहां पर ऑक्सीजन की बात नहीं चल रही। आप एयर को ले रहे हो, एयर को निकाल रहे हो। लेने की प्रक्रिया को बोलेंगे इंस्पायरेशन, और निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सपायरेशन। यानी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कर क्या रहे हो, आप लंग्स के अंदर एयर ले रहे हो, निकाल रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो। यानी क्या कर रहे हो, वेंटिलेशन कर रहे हो। कहते ना, खिड़की खोल, बाहर की हवा अंदर आने दे और अंदर की हवा बाहर जाने दे, मतलब वेंटिलेशन होने दो। तो ये एक्चुअल में जो प्रोसेस है ये है वेंटिलेशन, ठीक है। कहते ना एयर का एक्सचेंज, वेंटिलेशन। तो ये वेंटिलेशन की मैकेनिज्म है बेटा, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेस का पहला स्टेप है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप वेंटिलेशन बोल सकते हो, ब्रीथिंग बोल सकते हो, ठीक है, या तो उसको आप वेंटिलेशन बोल सकते हो, इसको आप वेंटिलेशन बोल सकते हो, या ब्रीथिंग बोल सकते हो, ब्रीथिंग भी बोल सकते हो। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन एक ही बात है। आप ब्रीथिंग कर रहे हो, एयर इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, या वेंटिलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो जो प्रोसेस दिख रही है ना आपको, ये पहला स्टेप है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, जो रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, रेस्पायरेशन की फिजिकल प्रोसेस का एक पार्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पायरेशन, पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। तो ऑप्शन में बच्चा आता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये रेस्पायरेशन है, सर ये वेंटिलेशन है, सर ये ब्रीथिंग है। तो मैं कहूं बेटा ब्रीथिंग या वेंटिलेशन आप कुछ भी बोल सकते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। क्लियर है, बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस का पहला पार्ट है, ठीक है, एयर का इनहेल एक्सहेल। ठीक है भाई, समझ में आ गया सर। अब फाइनली एयर जब लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स क्या होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड लंग्स हैं आपके, ठीक है। यानी लंग्स के अराउंड ब्लड वेसल्स भर भर के हैं, मतलब लंग्स आपके हाईली वेस्कुलराइज्ड हैं। यानी लंग्स के अराउंड ब्लड कैपिलरी का डेंस नेटवर्क दिख रहा है आपको, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब एयर अंदर आ चुकी है भाई, एयर तो अंदर आ चुकी है ना, एयर तो अंदर आ चुकी है। अब एयर में से, अब समझना, एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां जाएगी, ब्लड में। CO2 डिफ्यूज होके कहां जाएगी, लंग्स में। यहां से CO2 कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या हो रहा है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर एयर में से ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 ही क्यों आ रही है, समझ रहे हो, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बात बोलूंगा कि बेटा यहां पर दो चीजें निर्भर करती हैं, ठीक है, एक सॉल्यूबिलिटी और पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहां पर अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, पर नाइट्रोजन भी तो होती है, मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है, तो लंग्स में भी तो नाइट्रोजन पहुंच रही है, तो लंग्स के अंदर नाइट्रोजन तो डिफ्यूज होकर के ब्लड में एंटर नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, भाई यहां डिफ्यूजन उसी गैस का होगा जो सॉल्यूबल होगी, तो नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती इसलिए उसका डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है, सॉल्युबल कौन होते हैं, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है सर समझ में आ गया, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होगा, सर ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में और ब्लड से CO2 वापस लंग्स में, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों नहीं होता, अगेन पार्शियल प्रेशर, दाब, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, जिस भाई हमेशा एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हमेशा एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो ऑक्सीजन का हाई प्रेशर लंग्स में होगा, इधर लो होगा तो हाई से लो, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगी, हाई से लो, इसीलिए डिफ्यूजन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, दो बात समझ में आ गई, सोल्युबिलिटी इन पार्शियल प्रेशर, तो ये क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस का सेकंड पार्ट है, ये फिजिकल प्रोसेस का सेकंड पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या एक्सटर्नल लेवल पर एक्सचेंज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड प्रोसेस क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हो आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी लेवल पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है सर समझ में आ गया, अब फाइनली ये गैस जाएगी कहां, टिश्यू के पास, कहां जाएगी, टिश्यू के पास, जाना कहां है, टिश्यू के पास, ठीक है, तो ये मान लो कोई टिश्यू है, ये मान लो टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कंटिन्यू क्या हो रहा है, टिश्यू के अंदर C6H12O6 का ब्रेक डाउन करना है, जिससे CO2 बनेगी प्लस ATP बनेगी, भाई मेन पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का, फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP कहां पर, टिश्यू के अंदर, कहां पर, टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर ATP का निर्माण, फॉर्मेशन, ये पर्पस है रेस्पिरेशन का, आप समझ रहे हो, तो रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है, अब इसको बनाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो, अब ऑक्सीजन कहां से आएगी, यहां से आएगी, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके ये सीधा नियर द टिश्यू, सीधा नियर द टिश्यू ट्रांसपोर्ट करेगा, नियर द टिश्यू ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ये नियर द टिश्यू, अब टिश्यू के आसपास भी ब्लड वेसल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, टिश्यू के आसपास भी ब्लड वेसल्स, ठीक है, टिश्यू के आसपास भी ब्लड वेसल्स होंगे, अब इन ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन है यहां आई थी, ये डिफ्यूज करके अंदर जाएगी, समझ रहे हो, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके सेल के अंदर जाएगी, जहां पर ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, CO2 और ATP का फॉर्मेशन करेगी, ये सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है, इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, समझना, रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, जिनको भी एनर्जी चाहिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन सबके अंदर होगा, और सबके अंदर सेम मैकेनिज्म है, अंतर इतना है कोई एरोबिक तरीके से करता है, कोई एनारोबिक तरीके से करता है, बट सबके अंदर प्रोसेस एक ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एरोबिक के केस में ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, एनारोबिक के केस में कम ऑक्सीडेशन होगा, सिर्फ अंतर इतना है, ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, फिजिकल का तो पर्पस है कि गैसेस को यहां तक पहुंचाना, और CO2 कहां के क्या करेगी, CO2 वापस ब्लड में आएगी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
वापस इस CO2 को कहां लेकर के आएगा, लंग्स के पास लेकर के आएगा, लंग्स के अंदर लेके आएगा, जिससे इसको बाहर निकाला जा सके। तो ये क्या हो रहा है बीच में, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट। नंबर थर्ड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, ये भी फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी इंटरनल का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, ये प्रोसेस क्या है, इट इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या बोलोगे उसको, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी क्या है, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दोनों ही केस में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। ये नंबर 2, नंबर 3, तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, नंबर 4। ये नंबर 1 2 3 4 जो स्टेप दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आएंगे, नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा और नंबर 4 आएगा। ये चारों फिजिकल प्रोसेस हैं। तो केमिकल प्रोसेस में क्या आएगा भाई, केमिकल प्रोसेस के अंदर नंबर 5 स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 कौन सा स्टेप नंबर 5 है, ये है केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये स्टेप नंबर 5 केमिकल प्रोसेस है। तो आपसे पूछा जाए बताओ इसमें से फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से स्टेप हैं, आप बोलोगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये फिजिकल प्रोसेस है। स्टेप नंबर 5 केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरी कर सकती है, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी, समान होगी, समझ रहे हो, उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी मेरे नोट्स में बच्चा लिख रहा है, ठीक है, रौनक, रौनक बेटा, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन करा दूंगा, मेरे नोट्सों में एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंक्लूड है, ठीक है। जो जो मैंने आपको ये कराया, पर इस एनसीईआरटी को मैं ऐसे नहीं करा रहा, खाली एनसीईआरटी रीडिंग करने से कभी यहां सेट नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें इतनी क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स हैं। एनसीईआरटी को मैजिकल वे में कराना चाहता हूं, एक ऐसे मैजिकल वे में जिंदगी भर आप ना भूलो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की सारी लाइनों को तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5। जो 5th स्टेप है ये केमिकल प्रोसेस है, जो 4 स्टेप है ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगा, केमिकल प्रोसेस, समझ रहे हो? समझे या नहीं समझे? इन्फिनिटी ओपी, अच्छा ठीक है। नहीं देखो, इन्फिनिटी का लाने का पर्पस ही ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि बच्चे के लिए बहुत सब चीजें इजी हो जाएं, ठीक है, बच्चे की अप्रोच बढ़ जाए, बच्चे को ये ना लगे यार ये मेरे पास कमी है, मेरे पास ये कमी है, ये कमी है, इस वजह से सिलेक्शन रुक गया। अपनी तरफ से सब कुछ दे दो बच्चे को, ठीक है, बहुत लो कॉस्ट में दे दो, सब कुछ दे दो, बस बच्चे को एफर्ट लगाना है, अपना अपना दम भी लगा दो पूरा का पूरा। सिर्फ कमी रहेगी तो एक ही कमी रहेगी, आपकी तरफ से कितना आपने दम लगाया अपना, ठीक है। अगर हमारा और आपकी कोशिश बराबर रही तो ये साल आपका लास्ट ड्रॉप होगा। अगर मेरी तरफ से या आपकी तरफ से कोशिश में कोई कमी रही तो 100% ये हो सकता है आपका लास्ट ड्रॉप ना हो। पर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मेरी तरफ से अपना 100%, 101% अपना एफर्ट लगाऊंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपना 101% लगाने वाले हो या नहीं लगाने वाले, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपको समझ में आ जाएगी, 1-2 लेक्चर गुजरेंगे तो आप समझ जाओगे, मेरे 2-3 लेक्चर बच्चा समझ जाता है, 3 लेक्चर में चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके टिप्स पर होगी, कैसे होगी वो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी भी साथ में ली है, एनसीईआरटी साथ में लेके चलाऊं जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस, एनसीईआरटी की सीधी क्लिप ले लिया है मैंने। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप,
ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए लेके चलाऊं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो कि सर जो करा रहे हैं क्या एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इंक्लूड है। यस, ठीक है, बस यही मेरा फोकस है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की मास्टरी करा दो मैजिकल वे में, और कोई नहीं है। ठीक है, इतना कर गए तो ये 360 में से 360 तो पक्के होंगे। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस समझ में आई है नहीं आई? वही एनसीईआरटी के पैरा को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया है। 5 स्टेप हो गए, 4 स्टेप फिजिकल प्रोसेस को बिलोंग करते हैं और 5वां स्टेप केमिकल प्रोसेस को बिलोंग करता है। अब केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल प्रोसेस का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, केमिकल प्रोसेस मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है। एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये क्या है। ठीक है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड या फैट, समझ रहे हो, या प्रोटीन, यानी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 3 एनर्जी के सोर्स होते हैं, इनको तोड़ना है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करके, समझ रहे हो ना? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करके इनको तोड़ना है। तोड़ने की जो प्रोसेस है उसको केमिकल या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो कैसे तोड़ना है अब देख लो कैसे तोड़ना है देख लो, एक मिनट। ये क्या है? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ, ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये फैट भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, इन सबका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, इन सबका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, जब ये टूटेंगे तो इनके टूटने से नो डाउट CO2 बनेगी। ठीक है, हाँ H2O भी बनेगा, ठीक है, वो एक अलग बात है, पर एनर्जी बनेगी, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यही तो हमें चाहिए, एनर्जी, एटीपी, समझ रहे हो? तो इसके तोड़ने को बोलते क्या है? इसके तोड़ने को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हिंदी में ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, विघटन हो रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। सर इनडायरेक्ट ही क्यों बोला, डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? डायरेक्ट का मतलब होता है आपने टेस्ट ट्यूब ली, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को डाला और सीधा बर्न कर दिया, जला दिया उसको, सीधा बर्न कर दिया, जला दिया उसको, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, इनडायरेक्टली डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, समझ रहे हो, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू आप किसी चीज को तोड़ रहे हो। ठीक है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस आती है, जिसमें क्रेब साइकिल आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन होता है, तब जाकर के एटीपी का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट एटीपी नहीं बनती। तो समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। क्लियर है बिल्कुल? इसलिए इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है। ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल लेके चलूंगा। पर रवि तुम्हें इतना समझा दूं, अगर एनसीईआरटी में देखो, मैं अपना, मेरा काम अपना हल्का कर सकता हूं, पर मैं अपना हल्का काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी खोल करके लाइन टू लाइन रीड करा दूं, मुझे पता है अभी तुम वाह वाह करोगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में गाटर गिनोगे और निगेटिव करके आओगे, ये साल आपकी लास्ट साल नहीं होगी। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही कराऊंगा, बगल में एनसीईआरटी रख के देखो, पर इस तरीके से कराना चाहता हूं कि जब एग्जाम हॉल में बैठो एक एक क्वेश्चन हवा में उड़ रहा हो। ठीक है, समझ रहे हो? टिक करते जा रहे हो, प्रॉपर फिलिंग करके आ रहे हो और चेहरे पे स्माइल लेकर के लौट रहे हो, या इस बार सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस उस उम्मीद से, क्योंकि यार बस ये ध्यान रखना, कभी बच्चे के संग धोखा नहीं कर सकते। ठीक है, कि यार पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जो जैसे यूट्यूब पर होता है, ठीक है, कि मजा आ गया, बस फिर लेक्चर के बाद क्या हुआ भाड़ में, या दुनिया, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा मतलब तब तक है जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता,
जब तक तुम एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते, एग्जाम देने के बाद जब आपको ये फील नहीं आता कि सर ने बहुत सही डायरेक्शन में सही चीज कराई, तभी हम पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। अगर 1% आपका रुकता है तो कारण आप खुद होगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल यहां से बिल्कुल यहां से तो नहीं, यहां से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो बस उसमें यही है कि बच्चे को वहां तक पहुंचाना है, उसके लिए अपना 100% लगाओ, ठीक है। बाद बाकी का एनसीईआरटी आप रख के देखो, इन्फिनिटी ऑसम, ठीक है। कौन है ये? चिरंजीवी, चिरंजीवी इन्फिनिटी ऑसम नहीं, ठीक है बेटा, इन्फिनिटी हमने रखा ही आपको मतलब बेहतर तरीके से लाने के लिए है, ठीक है। हाँ रवि, समझ में आ गया ना? तो इसलिए चीजें समझोगे, एनसीईआरटी की लाइनों को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते, ये लिख लो, लिख लो। अगर कोई बच्चा कहे मैंने एनसीईआरटी पढ़ करके नीट का सिलेक्शन निकाल दिया, नहीं, समझना होगा एनसीईआरटी की एक लाइन को, ठीक है। वही मैं तोड़ रहा हूं, वही मैं तोड़ रहा हूं, इसलिए एनसीईआरटी भी लेकर के आया हूं मैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हो कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 38 एटीपी बनती है, 38 एटीपी बनती है, जबकि यहां ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें सेलुलर रेस्पिरेशन में भी डिटेल में पढ़ानी है, तो टाइम हम क्यों बर्बाद करेंगे इधर, ठीक है। क्योंकि वो चीज वहां एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखी है सेलुलर रेस्पिरेशन में, यहां सिर्फ एनसीईआरटी ने ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी का ही ओवरव्यू लिया है। मेरी पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मास्टरी है, बाद बाकी की सेकेंडरी सबकी बात की बात है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने इस पूरी प्रोसेस को 4 लाइनों में खत्म किया है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। पहला लिख रही है एनसीईआरटी, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, दोनों टर्म आगे, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सेकंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस especially oxygen and CO2 across alveolar membrane, it is also called external respiration, ठीक है। transport of gases by blood, it is a third step, ठीक है, physical process का। then diffusion of oxygen and CO2 between blood and tissue, it is also called internal respiration। समझ रहे हो? इंटरनल रेस्पिरेशन, ये चारों फिजिकल प्रोसेस के स्टेप में। यहां से यहां तक क्या है? फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। जबकि लास्ट स्टेप क्या है? केमिकल, केमिकल प्रोसेस। समझ रहे हो ना? ये फिजिकल प्रोसेस हो गई, ये केमिकल प्रोसेस हो गई। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट एंड रिलीज CO2, ठीक है। जो चैप्टर जो 14 के अंदर डिटेल में, बॉटनी के चैप्टर 14 में डिटेल्ड में दे रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है बिल्कुल? 4 ब्रेन में सेट, यही चाहिए बेटा, आपके 4 ब्रेन में भी सेट हो, आपके सेरिब्रम में सेट हो, ठीक है, आपके अंदर इसकी परमानेंट मेमोरी बन जाए। तो ये समझ में आया व्हाट इज रेस्पिरेशन, जो एनसीईआरटी का पहला पैरा बोल रहा है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? बीएमएस, बीएमएस, बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी ओपी, बट एनबीटीएस ऑफलाइन नहीं है। ओके, देखो एनबीटीएस 21 वाले के अंदर शायद ऑफलाइन है, इन्फिनिटी में अब देखो, इन्फिनिटी में सब कुछ तो दे दिया यार, ठीक है, सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो बस ये समझो कि एक्चुअल में कोशिश ये है सब कुछ दे दो बच्चे को, ठीक है। चलो, क्योंकि एनवीटीएस ऑफलाइन की कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है, इसलिए बस कि इतना तो हो जाए कि वो पोस्टल चार्ज निकला है, कहीं कहीं जगह 800-900 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही लगा हुआ है, जो बहुत, ठीक है, मतलब इंटीरियर में बहुत ऐसी जगह थी जहां के अलग से, मतलब नॉर्मल कुरियर वालों ने लिया ही नहीं, अलग लोगों ने उसको पैचअप करना पड़ा, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को बेटा? अगले पैरे पे एंटर कर रहा हूं, एनसीईआरटी का नेक्स्ट पैरा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो पहला क्वेश्चन आता है,
पहला क्वेश्चन आता है जो डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको एनिमल में देखने को मिल रहे हैं, वो किसके बेस पर इतना अंतर क्यों आया? भाई कहीं लंग्स है, कहीं गिल्स है, कहीं ट्रैकिया है, कहीं बॉडी सरफेस से है, कहीं स्टोमेटा के थ्रू है, इतना वेरिएशन क्यों है भाई? नेचर ने इतना वेरिएशन क्यों रखा? कारण क्या है? हैबिटेट। भाई कोई पानी में रहता है तो लंग से तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, उसका हैबिटेट पानी है, तो वहां नेचर ने गिल्स बना दिए। कोई अर्थ पर है तो अर्थ पर लंग्स, भाई आप लंग्स यूज कर सकते हो तो नेचर ने लंग्स बना दिए। किसी के अंदर लंग्स नहीं बन सकते, अर्थ पर है तो नेचर ने ट्रैकिया बना दिए। समझ रहे हो? कहीं बुक लंग्स बना दिए नेचर ने, तो कहीं मतलब वेरिएशन, कहीं कुछ भी नहीं बना पाई नेचर, तो इनिशियल फॉर्म में एनिमल थे, सिंपल टाइप के एनिमल थे, तो बॉडी सरफेस को ही इस तरीके से मॉडिफाइड कर दिया कि बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ, अगर मैं ब्रीथिंग की मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, एमोंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट टाइप की देखने को मिल रही है, किसके बेस पर? ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, अब तक नहीं पूछी गई, पूछी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, मानो किसी के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पॉरीफेरा, तो बेचारे के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन कहां से बन जाएंगे? जब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा तभी तो ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, इसीलिए दो चीजें देखी गई कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई बॉडी सरफेस से कर ले, जहां टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यार अभी भी ऑर्गन नहीं बन सकते तेरे अंदर, तू बॉडी सरफेस से कर ले। ठीक है, हाँ आगे जाकर के जैसे ही ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया तो कहा कि हाँ भाई अब तेरे अंदर तो ऑर्गन आ चुका है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, अगर तू डिफ्यूजन से कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो हम धीरे धीरे आपके अंदर क्या ऑर्गन बनाने चालू कर देंगे इसके लिए। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से चीजें बनना चालू हुई। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में हैबिटेट तो करता ही है, आप कहां रहते हो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करूं, वेरी करती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, किस पर डिपेंड है? डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा, मैंने आउट कर दिया है, समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन आया नहीं है अब तक, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, आएगा किसके बेस पर? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। क्लियर? बिल्कुल, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ एनिमल्स की बात कर रहा हूं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहा हूं। एक तरफ तो मैं एनिमल्स की बात करूंगा, समझना, इधर तो मैं एनिमल्स लिख रहा हूं। ठीक है, एनिमल्स, इधर इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जैसे सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भाई स्पॉन्जेस आए, सिलेंट्रेट आए, फ्लैट वॉर्म आए। ठीक है, इन सब के अंदर बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा था, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास नहीं था। ठीक है, बस समझना मेरी बात, तो सिंपल डिफ्यूजन था, एंटायर बॉडी सरफेस से था, क्योंकि इनके पास अभी कोई स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि सिंपल टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, आगे जाकर के अगर आप अर्थवॉर्म ऑफ फ्रॉग की बात करते हो, अर्थवॉर्म ऑफ फ्रॉग, तो अर्थवॉर्म ऑफ फ्रॉग के अंदर एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्चर कंटेनिंग होती है। समझ रहे हो? मॉइस्चर कंटेनिंग, म्यूकस कंटेनिंग स्किन से अगर डिफ्यूजन हो रहा है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, और स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसको मॉइस्ट क्यूटिकल भी बोल सकते हो, मॉइस्ट क्यूटिकल। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जहां बॉडी सरफेस इन्वॉल्व हो रही है, मॉइस्ट क्यूटिकल इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है वो तो बस बॉडी सरफेस से हो रहा है, जहां मॉइस्चर कंटेनिंग क्यूटिकल का इन्वॉल्वमेंट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के अंदर, सो इट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जहां मॉइस्ट क्यूटिकल है। तो दो ही एग्जांपल है, अर्थवॉर्म और फ्रॉग में डिटेल में भी पढ़ा है, आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा है। ठीक है, तो फ्रॉग में यहां भी आपको बेसिक दूंगा सारा फ्रॉग का। तो एक्चुअल में फ्रॉग के अंदर भी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं इंसेक्ट की अगर बात करूं,
इंसेक्ट की अगर बात करूं तो इंसेक्ट के अंदर मैंने बताया था ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। पूरी बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, कॉकरोच को मैं पढ़ाऊंगा आगे। पूरी बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है, भाई एक्वेटिक का मतलब पानी में रह रहा है, भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड हुए, फिश हुए, कुछ मॉलस्कस हुए जो पानी में रहते हैं, तो पानी में रहते हैं तो मजबूरी है इनको गिल्स ही यूज करने पड़ेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। और गिल्स जब यूज होते हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, समझना। मॉइस्ट क्यूटिकल तो क्यूटेनियस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल तो ट्रैकियल, और जहां पर ब्रेंकियल टर्म आएगा मतलब गिल्स की बात कर रहा है, ब्रेंकियल टर्म आएगा तो गिल्स की बात कर रहा है। आप समझ रहे हो? देखो दो ऑप्शन है, जो बच्चे बनाना चाहते हैं नोट्स बना लें, नहीं तो मैं नोट्स सारे खुद बना के दे रहा हूं आपको, अपने हाथ से बना के दे रहा हूं। जितना मैं बना के दे रहा हूं ना, लिख के दे रहा हूं, बना के दे रहा हूं, एनसीईआरटी के डायग्राम दे रहा हूं, ये डिट्टो आप प्रिंट निकलवा करके भी काम कर सकते हो, एक क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो? नीट के एग्जाम में इन नोट्सों से, ठीक है, प्रिपेयर्ड है। अगर आपको फील आता है खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके बनाने का, आपके पास टाइम है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, उनको लग रहा है टाइम कम है, तो वो सिर्फ इसको प्रिंट निकलवा करके इसको लिख लिख करके याद करो बस, ठीक है। टिपिकल टर्म मैं एक्चुअली मेरी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बस मेरा जो एक साइंटिफिकली पैटर्न है पढ़ाने का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं जो टिपिकल टर्म्स आप भूलते हो ना, उसको मैं इंटरकनेक्ट करता हूं, ठीक है। वो आपको नहीं पता चलेगा, मुझे पता है मैं एक टर्म को कितने बार इंटरकनेक्ट करके, कितने चैप्टरों को आपस में इंटरकनेक्ट करके आपकी मेमोरी के अंदर डाल रहा हूं। आपको लगेगा सर नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, पर मुझे पता है मैं नॉर्मल नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मुझे पता है कि मैं उस टर्म को 5 बार या 10 बार यूज कर चुका हूं और इंटरकनेक्ट कर चुका हूं, क्योंकि वो भूलोगे, जिससे कि आप भूलो ना, ठीक है। आपको यही जूलॉजी इतनी इजी लगना चालू हो जाएगी, आपको लगेगा यार ये है, ठीक है। उसके पीछे की स्ट्रेटेजी है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है, समझ रहे हो ना, उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। तो इसलिए आप मैं कह रहा हूं कि बस आप नौका में बैठ जाओ और अपने टारगेट को फोकस करो, ठीक है। और हरबंस राय बच्चन की मैं एक ही मतलब पोइम बोलता रहता हूं हर समय, कि आपके लिए एक ही चीज होना चाहिए, राह पकड़ तू एक चला चल। अपने बस टारगेट को डिसाइड कर लो, अपनी राह को डिसाइड कर लो, फिर डाइवर्ट ही नहीं होना आगे जाकर के, भाई एक सड़क ये भी है, अरे ये भी है, मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। राह पकड़ तू एक चला चल, फिर अपने उस पर रूट पर लग जाओ, ठीक है। और तब तक लगे रहो जब तक कि आपकी मंजिल ना पहुंच जाए, गारंटी मैं दे रहा हूं, मंजिल मिलेगी मिलेगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि उस मंजिल तक और उसके बीच के पूरे नेटवर्क, पूरे रास्ते की इतनी बार रनिंग कर चुका हूं मैं, मुझे पता है कि यहां ब्रेकर आएंगे, मुझे पता है आप डाइवर्ट भी होगे। तो ये विश्वास का खेल है सारा का सारा। अगर आप अपना शिद्दत से जुड़े हो, विश्वास के साथ जुड़े हो, ठीक है, तो उन ब्रेकर पर आप आंखें बंद कर लोगे कि सर ने बोला है कि इन ब्रेकर को क्रॉस करना है, तो मुझे करना है, और आपको लगा नहीं ब्रेकर क्रॉस नहीं करूंगा, तो वहीं आप रुक जाओगे, वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। तो बस ये मैं एक ही बात बोलता हूँ कि टारगेट को फिक्स कर लो, ठीक है। अपने टीचर पर फेथ रखो, विश्वास रखो और चल पड़ो बस, नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या करा रहे हैं सर आप, जो करा रहे हो, कि मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं अपने सब्जेक्ट में तो बच्चे को जितना मिनिमम से मिनिमम मेहनत करवाऊं उतना बेटर है, ठीक है। सारी मेहनत मैं करूं, बच्चे को तो इस तरीके से दूं कि उसकी ब्रेन में बस सेट हो जाए, बस वहां पर उसकी परमानेंट मेमोरी बन जाए, एक प्रॉपर सिनेप्स बन जाए कि एग्जाम हॉल के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करे, बस ये कोशिश है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो टर्म क्या आएगा, क्यूटेनियस टर्म आएगा, ट्रैकियल टर्म आएगा, ब्रेंकियल, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते थे, नए पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है। और सारी मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी और लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ रहे हो, जो चीजें डिलीटेड हैं वो डिलीट कर दी गई हैं, जो चीजें ऐड ऑन हुई हैं ऐड ऑन हुई हैं, जो चीजें सेम थी वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। चलो अगला आता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, जो धरती पर रहते थे, ठीक है, एम्फीबियंस की बात कर लो, रेप्टाइल्स की बात कर लो, बर्ड्स की बात कर लो, मैमल्स की बात कर लो, तो नेचर ने इनको लंग्स दिए, नेचर ने इनको लंग्स दिए। और लंग्स से जब हम रेस्पिरेशन टर्म यूज करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी माने होता है लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो लंग समझ में आ गया आपको, गिल समझ में आ गए आपको, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल समझ में आ गया आपको,
मॉइस्ट क्यूटिकल समझ में आ गई आपको? ये टर्म समझना, इनके लिए क्यूटेनियस, ट्रैकियल, इसके लिए ब्रैंकियल, इसके लिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन यूज करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है? एकदम क्लियर? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सुपर, एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। एनसीईआरटी का ये पूरा पैरा कवर्ड है, पूरा पैरा कवर्ड है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात है। अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं, समझना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर कहां से स्टार्ट होगा भाई? सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट आएगा, बक्कल कैविटी वाला पूरा का पूरा, फिर अंदर ट्रैकिया आएगी, ट्रैकिया आगे जाके लंग्स में एंटर करेगी, लंग्स आएंगे बेटा। ठीक है, तो पूरा नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वियोलाई तक का जो पूरा पार्ट है, नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वियोलाई तक का जो पूरा पार्ट है, क्लियर है बिल्कुल? इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डायग्रामेटिकली, एक एक चीज, इसमें पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, विद एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। क्लियर है? हाँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, जिसमें जो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन ही होंगे। ठीक है, मतलब कोशिश यही है यार, डिफरेंट वे में, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो फ्लो डायग्राम हो, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी की, समझ रहे हो, स्नैप्स हो, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके से एनसीईआरटी की मास्टरी करा दो बस, और उस वे में कराओ कि बच्चा अभी अभी नहीं, एग्जाम हॉल तक क्या, वो लाइफ टाइम उन लाइंस को यहां परमानेंट मेमोरी में सेट कर ले। ठीक है, बस यही है। ठीक है, पीसी में चलेगा बेटा, पीसी पीसी पीसी, हाँ वेब वर्जन से चल जाएगा, पीसी में चल जाएगा वेब वर्जन से। ठीक है, दो वर्जन है ना, एक ऐप वर्जन है, एक वेब वर्जन है, आप वेब वर्जन यूज करो, चलेगा पीसी में। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो यहां से नॉस्टल से मैं डायग्राम बनाऊंगा, और सीधे ऊपर वाला पार्ट, और लोअर वाले पार्ट को मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम रखूंगा, जिससे कि एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी मास्टरी आप कर पाओ, क्योंकि एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो एक बात ध्यान रखना, ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का। पहले ए आर नहीं आते थे, सिर्फ एम्स में आते थे, ए आर इंक्लूड किए। जैसे जैसे सिलेबस रिड्यूस होता जाएगा, क्वेश्चन के पैटर्न और पूछने के तरीके में चेंज आएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस बार एनसीईआरटी डायग्राम बहुत ज्यादा आ जाए, इस बार फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाए। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर देखोगे मैचिंग वाले आ गए बहुत ज्यादा, उससे पहले देखोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो पहले नहीं आते थे, उससे पहले जाओगे एआर उन्होंने देने चालू कर दिए, हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे डर है अगर वो पैटर्न आ गया तो एनसीईआरटी पर अगर आप रीडिंग करोगे ना तो जीरो है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी की मास्टरी ऐसी होनी चाहिए, स्कैनिंग, ठीक है, वो तभी कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6 स्टेटमेंट दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, कितने इसमें से ट्रू है, कितने फॉल्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा गलती यहां करता है, एआर से भी ज्यादा। ठीक है, उनमें से एक सही और गलत स्टेटमेंट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, समझ रहे हो, या ऑल ऑफ द एबव, या सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, मतलब इनकरेक्ट, इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, वहां आप एक भी लाइन अगर गड़बड़ कर गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं आपकी कमर इतनी मजबूत कर दूं कि कैसे भी घुमाए वो इस बार आप नहीं घूमोगे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस होगा, पेपर की टिपिकलनेस बढ़ेगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो पूछने के तरीके चेंज होंगे, कहीं ना कहीं तो उनको फ्रीडम चाहिए ना। चलो, पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि मजबूती कराएं। चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैं अपर वाला पार्ट कराऊंगा, फिर लोअर वाला पार्ट कराऊंगा, अपर फिर लोअर, क्योंकि लोअर वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये लोअर पार्ट आ गया, अपर वाला पार्ट का मतलब है उससे ऊपर वाला पार्ट, यानी ये पूरा पूरा माउथ आ गया, ये सब आ गया, ये ठीक है, ये अपर वाला आ गया, नोज, ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो ये अपर वाले पार्ट को पहले मैं क्लियर करूंगा, फिर एनसीईआरटी के लोअर वाले पार्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है, आ जाते हैं अपर वाले पार्ट के अंदर। देखो, देखो, ऐसे
इतने में नहीं, थोड़ा सा और देना पड़ेगा यार। हम्म, इतना तो आना चाहिए। देखो कुछ ऐसे समझ में आएगा आपको, ये पूरा ह्यूमन है, ये इसका फोर हेड है, आइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया इसका, ये चैम्बर हो गया नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर हो गया, ठीक है। जहां से एयर एंटर करती है नेजल चैम्बर, यहां से एयर एंटर करेगी, ये नॉस्ट्रिल हो गया इंसान का, नथुनी, ठीक है। यहां पर एक हैंग करता हुआ स्ट्रक्चर दिखता होगा आपको, ऐसे ऐसे कभी देखोगे ना मिरर के अंदर आपको दिखेगा। ये क्या करता है, ये इस वाली ओपनिंग को बंद कर लेता है, ठीक है। यहाँ टंग तो आप जानते ही हो, खैर टंग इसमें तो कोई डाउट है नहीं, जुड़ी होती है नीचे। और टीथ भी आपको पता ही है, इसमें भी कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये हैंग करता हुआ ऐसे ही क्या होता है, ये ट्रैकिया है और ये आपकी ईसोफेगस है। तो जब आप खाने को निगलते हो ना, तो ये एक फ्लैप होता है, ये फ्लैप, ये फ्लैप, ठीक है। ये फ्लैप तो इसको बंद करेगा खाने को निगलते समय, और ये फ्लैप इसको बंद करेगा खाने को निगलते समय, जिससे कि नेचर चाहती है वो फूड सीधा यहां से एंटर करता हुआ सीधा ईसोफेगस में ही एंटर करे। उसके पास ना इसमें एंटर करने का मौका मिले, ना इसमें एंटर करने का मौका मिले। फूड के निकलते ही ये बंद, ये बंद, और एक ही ओपनिंग खुलेगी, सीधा ईसोफेगस में एंटर करेगा, ठीक है। ये तो एयर पाइप हो गई, ट्रैकिया हो गई, यहां से ट्रैकिया चालू हो जाएगी आपकी, जो मैं पढ़ाने वाला हूं डिटेल में ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है आपकी, ये ट्रैकिया है आपकी, ये ट्रैकिया है आपकी, ये ट्रैकिया है आपकी, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, ठीक है। ये ईसोफेगस है। ये साउंड बॉक्स है आपका, साउंड बॉक्स, एनसीईआरटी ने साउंड बॉक्स की भी बात की है, जिससे आप साउंड प्रोड्यूस करते हो। तो ये कुछ डायग्राम एनसीईआरटी वाला ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो एनसीईआरटी बताना चाह रही है डिटेल में, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये तो गए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत करना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये नेजल चैम्बर हो गया, ये अंदर के नथुने हो गए। इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल अंदर के नथुने, ठीक है। यानी एयर जब आप नाक से लेते हो ना, तो यहां से जाती है और यहां से होती हुई, समझ गए ना मेरी बात, यहां से होती हुई ट्रैकिया में एंटर कर जाती है एयर। फूड की अगर बात करोगे, फूड, खाना, खाना यहां से जाता हुआ यहां से जाएगा, ठीक है। ये फूड की बात कर रहे हैं। तो खाना कहां जाता है, ईसोफेगस के अंदर, यानी ये वाली जो डक दिख रही है ना, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस हो गई, ये फूड की एंट्री हो गई, ये ट्रेकिया हो गई। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझना अच्छी तरीके से किसका कहां पर एंट्री हो रही है, समझ रहे हो, इस तरीके से ये एंट्री हो रही है। कोई डाउट? प्रणब लिख रहे हैं सर अभी से स्टार्ट किया तो एम्स दिल्ली। बेटा देखो, मैं इतना जानता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। मैंने कहा था 3 मंथ के एग्जाम्पल देखे हैं। एक बच्ची थी, उसके मम्मा पापा ने मुझे घर बुलाया, ठीक है। 3 साढ़े 3 महीने बचे हुए थे, उसका भी फोकस नहीं था, ठीक है। उसका फोकस ही नहीं था, वो मैथ से थी, ठीक है। पर उसकी हाँ कैलकुलेशन अच्छी थी, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी थी, ठीक है। तो उस पर मैथ और बायो दोनों थी, बट बायो वाला फील्ड में उसका फोकस नहीं था कि मेडिकल की भी तैयारी कुछ होती है, करनी है, ठीक है। बायो मैथ दोनों थी, पढ़ती थी बस, ठीक है, स्कूलिंग से मतलब था उसका, ठीक है।
तो जब मैं गया, उसकी मैंने काउंसलिंग की, डिस्कशन किया कि उसको इंटरेस्ट क्रिएट किया, क्योंकि उनका मतलब बैकग्राउंड थोड़ा मेडिकल का था, बच्ची का इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा कुछ है ना, ठीक है। तो मैंने एक दो लेक्चर मतलब थोड़े उसके लिए उसको इंटरेस्ट क्रिएट कराया, क्योंकि उनकी मतलब पेरेंट्स क्या होता है ना यार, हमने साम्राज्य बनाया है, ठीक है, कोई तो हमारा चलाने वाला आए, ठीक है, ये उनका था। उसका अपना अलग मोटिव होगा, मुझे भी नहीं इतना क्लियर था, बस ठीक है, उन्होंने कहा कि इसका सर हमें ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने एक दो बार मैं देखता हूँ कि वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इंटरेस्ट, तो मैंने पहले उसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद उससे मैं फीडबैक लूंगा, अगर उसका इंटरेस्ट रहा तो मैं उसको उस लाइन में लेके जाऊंगा, अगर दो तीन लेक्चर लेने के बाद भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा तो मैं विड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। 3 क्लासें ली होंगी मैंने, 3 क्लास लेने के बाद मैंने पूछा बेटा अब बताओ क्या तुम इस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो उसने कहा सर बहुत मजा आ रहा है सर, और मेरा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, ये चीजें ऐसी होती हैं मुझे पता नहीं थी, ठीक है। तब फिर मैं समझ गया वो कर लेगी। सिर्फ 3 महीने मैंने उसको पढ़ाया था, ओनली 3 मंथ, ठीक है। तो लेडी हार्डिन में है वो, ठीक है। अब दिल्ली का मैं एम्स, तो भाई सारे कॉलेज मतलब एम्स में थोड़ा सा आपको और शिद्दत से काम करना पड़ेगा, ठीक है, कंपटीशन टाइट है, बट हाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो, आज से भी स्टार्ट करते हो तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, पर आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हो ये आप पर डिपेंड करेगा, आपकी शिद्दत कितनी है पढ़ने की, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, के भी ट्यूटर ढूंढे होंगे, ठीक है, वो लगाया होगा, तो मतलब उसकी शिद्दत पैदा हो गई। टीचर्स का रोल इतना नहीं होता, रोल होता है आपका, आपकी शिद्दत का, आप कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हो, कितने इंटरेस्ट से काम कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट होगा तो वही चैप्टर आप 1 घंटे में कर लोगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सुबह शाम तक किताब लेके बैठे रहोगे, ठीक है। वही मतलब सर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, टाइम बर्बाद हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सुबह शाम तक पढ़ रहा हूं, पर प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आई, जीरो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, मैं बहुत पढ़ रहा हूं, पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स देख रहे हैं ना कि बच्चा तो सुबह से बैठा है पढ़ने के अंदर, पर एक्चुअल में वो आप अपने को भी बेवकूफ बना रहे हो, पेरेंट्स को भी बेवकूफ बना रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओनली टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा तो कुछ और कर लो, छोड़ दो पढ़ाई यार, कुछ और कर लो, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा पढ़ो, पर शिद्दत से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, डेडिकेट होके पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और टारगेट को सामने लिख लो बड़ा बड़ा, ये टारगेट है मेरा, जिससे कि वो टारगेट आपको स्टिमुलेट करता रहे। टारगेट को लिखो अपने सामने, ये मेरा टारगेट है, ये मुझे करना है, ये मेरा टाइम है, ये मेरा गोल है, अपने सारे गोल को लिख के रखो अपने टेबल के सामने। वो गोल आपके अंदर डोपामाइन को रिलीज करवाएंगे, गोल को लिख के रखो, ये गोल है मेरा और ये मेरा समय है, इतने टाइम के अंदर या तो कर जाएंगे, ये कहते ना एक टर्म सुना होगा मैंने, उस पर टीवी पे देखा था, कर जाएंगे घर जाएंगे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, या कर जाओ या अपना ठीक है बैठ के अपनी लाइन चेंज करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर इतना है दुनिया के अंदर स्ट्रगल हर फील्ड में, तुम्हें लगता है कि यहां स्ट्रगल है, कोई और फील्ड मिल जाएगा जहां स्ट्रगल नहीं होगा, तो आप बहुत बड़े धोखे में हो, ठीक है। अगर आप कल को एक छोटी सी खोका दुकान भी खोलोगे ना, तो अड़ोसी पड़ोसी जो खुले होंगे पहले से, वो इतना स्ट्रगल पैदा कर देंगे कि आप अपनी दुकान भी नहीं चला पाओगे। तो स्ट्रगल से भागने वाला बच्चा तो कभी अपना मुकाम हासिल ही नहीं कर सकता, ये दिमाग में रखो। अपना मुकाम हासिल करना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, चाहे वो फील्ड कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वेटनरी क्यों ना हो, दुकान खोलनी हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लो। जो स्ट्रगल करने में सक्षम नहीं है वो भाई ठीक है, वो अपना जो भी है, समझ रहे हो ना, कई चीजें हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके अपना जीवन यापन कर लेगा, पर ये स्ट्रगल हर जगह है, ये ध्यान रखना। टीचिंग में उतरोगे क्या, टीचिंग में कम स्ट्रगल है क्या, ठीक है। किस फील्ड में स्ट्रगल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ढूंढोगे क्या कम स्ट्रगल है क्या, हर जगह स्ट्रगल है, ठीक है। अब स्ट्रगल से फाइट करने में, दो दो हाथ करने में मजा आता है, तो बस आजा भाई, देखते हैं कितना तुझ में दम है, कितना मुझ में दम है, ठीक है। हम भी बेस्ट गैमीट के रिजल्ट हैं, तू भी बेस्ट गैमीट का रिजल्ट है, होने दो 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 हाथ, फाइट, ठीक है, अपना 100% लगाओ, बाद बाकी का ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो। ऊपर वाले का मतलब है जो भी आपकी, समझ रहे हो ना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो डेस्टिनी में नहीं होती, पर कर्मफल सिद्धांत बदल देता है उन चीजों को, कि आपकी कर्म करने की या कार्य को करने की क्षमता, डेडिकेशन, इसको हठ योग बोलते हैं, कितना है। अगर आपके अंदर ये बहुत परफेक्ट है तो यार आपकी जो किस्मत लिखी गई है ना वो भी चेंज हो जाएगी। ये मैं बहुत साइंटिफिकली बता सकता हूँ उस चीज को, ठीक है। आप शायद नहीं समझते, रेखाओं को चेंज होते भी देखा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कर्म फल सिद्धांत कितना तगड़ा है आपका, आप कितना डेडिकेशन होकर के अपने टारगेट के लिए लगते हो, तो अच्छी अच्छी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मत लिखना कि कौन सी चीज आपके लिए टिपिकल है, कौन सी चीज टिपिकल नहीं है। स्ट्रगल के भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, तो इसलिए ये बहुत ध्यान से समझना चीज को, स्ट्रगल से भागने से कुछ नहीं होगा। तो बेटा ये है बाहरी नथुने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, ये देख रहे हैं ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, ये वाले, ठीक है, ऐसे होते हैं। अंदर
इंटरनल नॉस्टिल वो अंदर होते हैं, इंटरनल नॉस्टिल अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये जो लटकता हुआ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं यूवुल्ला। यूवुल्ला, ये हैंग करता हुआ पार्ट है यूवुल्ला, लटकता हुआ मिरर में दिखेगा। जब खाने को निगलते हो तो ये अपर नॉस्टिल को बंद कर लेता है, ठीक है। और जो बेसिक बीच में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर ठीक है, एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए कॉमन होता है फेरिंग्स। इससे एयर एंड फूड दोनों ही पास कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन होता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद दो दो ट्रैक नजर आ रहे हैं आपको, एक तो है ट्रैकिया, एक तो है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक है ईसोफेगस। ट्रैकिया एयर के लिए होती है, ट्रैकिया एयर के लिए होती है। ईसोफेगस फूड के लिए होती है, खाने के लिए होती है ईसोफेगस, ठीक है। और यहां जो दिख रहा है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स का मतलब हो गया लैरिंग्स। साउंड बॉक्स का मतलब हो गया लैरिंग्स, ये लैरिंग्स की बात चल रही है, ठीक है, साउंड बॉक्स की बात चल रही है, ठीक है। साउंड बॉक्स लैरिंग्स की बात चल रही है। अब यहां दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग मैं इधर दिखा रहा हूं और एक ओपनिंग को मैं इधर दिखा रहा हूं, ठीक है। जो इधर ओपनिंग दिखा रहा हूं तो वहां एक और मैं फ्लैप दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप होता है, इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस, यानी एयर पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं और उसको ढकने वाला जो कवर होता है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। फूड पाइप की ओपनिंग को गलिट बोलते हैं, गलिट। फूड पाइप की ओपनिंग को गलिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें तो आपको पता होनी चाहिए और एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दे रखी है, वन पेयर होते हैं, वन पेयर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। यहां से नेजल चैम्बर के अंदर कहानी जाती है, नेजल चैम्बर से सीधी फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स में दो ट्रैक हैं, ईसोफेगस के अंदर तो एयर जाएगी नहीं, एयर जाएगी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया में साउंड बॉक्स से होती हुई ट्रैकिया, और ट्रैकिया से सीधे होती हुई लंग्स में एंटर कर जाती है। तो ट्रैकिया से लंग्स वाला पार्ट में कराने वाला हूं, ठीक है, इस नीचे वाला पार्ट। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये जो रिंग दिख रहे हैं ना, ये हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज सी शेप होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज सी शेप होते हैं। हाइलीन कार्टिलेज किस शेप में होते हैं? सी शेप में होते हैं हाइलीन कार्टिलेज। समझ रहे हो ना मेरी बात? इनका नोट्स ऑटोमेटिकली आपको आपके बैच में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। सौरभ मेहता पूछ रहे हैं सर इसका नोट्स कहां मिलेगा? आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने बैच में रहना है। आपको अपने बैच में एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे, ठीक है, नोट्स होंगे, कुछ हम एडिशनल चीजें देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, वहां मिलेंगी। डीपीपी आपको वहीं मिलेंगी, डीपीपी सॉल्यूशन आपको आपके बैच में मिलेंगे, ठीक है। एक दो दिन के अंदर आप ऐप में उन चीजों को समझ जाओगे। अपने बैच में थोड़ा स्टडी कर लेना कहां पर क्या चीज आ रही है। 2 या 3 दिन में चीजें अपलोड हो जाएंगी तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कौन सी चीज कहां मिलती है, उसको कैसे निकालना है, ठीक है। और पैरेलल हम आपकी हेल्प भी करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, यूबुल्ला और एपिग्लॉटिस, ठीक है, समझ गए। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? यानी अपर वाला पार्ट क्लियर है, मैं लोअर वाले पार्ट में एंटर कर रहा हूं, ठीक है। यानी ट्रैकिया से नीचे वाले पार्ट के अंदर एंटर कर रहा हूं, ठीक है। इसको समझना अच्छी तरीके से, ट्रैकिया से नीचे वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये एपिग्लॉटिस में कराई दिया, ठीक है। लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, जस्ट अभी बताया मैंने, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स को। और इस साउंड बॉक्स का फॉर्मेशन 9 कार्टिलेज से होता है। 9 कार्टिलेज, कितनी? 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज के मिलने से साउंड बॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया है, क्या है? ये आपकी ट्रेकिया है। अगर मैं ट्रेकिया की बात करूं, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये शी शेप हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होती है, इनकम्प्लीट डॉर्सली, समझना। ये सब क्या है? सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। शी शेप हाइलिन कार्टिलेज है जो इनकम्प्लीट होते हैं डॉर्सल साइड से। समझाता हूं, इनकम्प्लीट डॉर्सली।
इनकम्प्लीट डॉर्सली। अब सर डॉर्सली इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, समझाता हूं अभी, बिल्कुल एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ये आपकी हो गई ईसोफेगस और ये हो गई आपकी ट्रैकिया। अब समझना, दो ट्यूब आपस में चिपकी हुई हैं, ठीक है। ये वेंट्रल साइड हो गई, आगे होती है, तो पीछे वाली डोर्सल साइड हो गई, ठीक है, पीछे डोर्सल साइड हो गई। अगर मैं, ट्रैकिया एक पाइप है, एक पाइप में से एयर इनिल एक्सिल होती है, तो ये पाइप चिपक भी सकता है, बट नेचर को ऐसा नहीं करना। तो नेचर ने एक डिसीजन लिया, इनके चारों तरफ हम सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज बनाते हैं। सी ही क्यों बनते हैं, क्योंकि पीछे ईसोफेगस है, पीछे ईसोफेगस है, समझ रहे हो। तो ईसोफेगस की वजह से, ईसोफेगस की वजह से ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रल साइड से कंप्लीट, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस। इसलिए लिखा है मैंने इनकम्प्लीट डोर्सली कार्टिलेज होती है और सी शेप होती है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये पूरी ट्रैकिया और आगे जाकर के जो ब्रोनकाई और कुछ ब्रोनक्यूल, वहां तक ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली बात भी क्लियर होगी। अब अगला एक पॉइंट आता है, यहां पर जो ट्रैकिया है, ध्यान से देखोगे, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये यहां दिखाता हूं, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई एट लेवल ऑफ फिफ्थ, पांचवी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इसलिए इस रीजन को हम T5 रीजन भी बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम T5 पॉइंट भी बोल देते हैं। T5 का मतलब है पांचवें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा। समझो ये आगे ट्रैकिया है, ये आगे ट्रैकिया है, समझने की कोशिश कर, ये आगे ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे जाकर के डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट में, समझना ये डिवाइड कर रही है। इसके पीछे क्या है, आपकी बैकबोन है, बैकबोन है। कहां से डिवाइड कर रही है, अगर बैकबोन देखोगे तो पांचवें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, पांचवें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उसके सामने से, उसके सामने से लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई या ब्रोनकस, एक ही बात है, एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। पांचवें नंबर की, पांच 3D दिखाऊंगा, 3D वैसे क्रैश कोर्स में 3D की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पर फिर भी मैं आज वाले लेक्चर में नहीं, सेकंड लेक्चर में दिखाऊंगा। आज पहले कंसेप्ट दूंगा, तभी तो 3D में तुम अप्लाई कर पाओगे इन कंसेप्ट को, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट बेसिक, पहले पूरा ट्रैक समझो। अगले लेक्चर के अंदर मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा तो उसमें 3D डाल दूंगा, ठीक है। चीजें आप टेंशन मत लो, हर चीज कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां लेकर के आऊंगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, यहीं से इंसान हारता है, यहीं से इंसान जीतता है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो ये आपका लास्ट ड्रॉप है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो ड्रॉप लास्ट नहीं है। डर है तो उस डर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ठीक है। डर को कंसिस्टेंसी में मेंटेन करो। पर डर, अगर वो डर आपके ऊपर इतना हावी हो रहा है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो, तो बेकार है, ठीक है। तो डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, पांचवें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहां तक ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। चलो यहां तक की बात क्लियर है। अब अंदर जब एंटर करोगे ना लंग्स के अंदर, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्री बनता है, ठीक है। जैसे मानो स्टेम है और इसका डायमीटर कम हुआ और डायमीटर कम हुआ और डायमीटर कम हुआ और डायमीटर कम हुआ, लास्ट में आकर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखेंगे, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेओलाई क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, ये लंग्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की यूनिट है। दोनों लंग्स के अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वेओलाई होते हैं, ठीक है।
जिनका एरिया अप्रोक्सीमेटली 80 टू 100 मीटर स्क्वायर होता है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। ठीक है, आप लंग्स के सारे एल्वलाई खोल करके एक चादर बनाओगे तो टेनिस कोर्ट पूरा कवर हो जाएगा। इतना एरिया आपके लंग्स के एल्वलाई का होता है, समझ रहे हो? तो लंग्स को मैं अलग से समझाऊंगा, अलग से लेके चलता हूं इसको, ठीक है, समझना मेरी बात, ठीक है। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर को मैं अलग से समझाऊंगा जिससे कि क्लियरिटी रहे आपको, ठीक है। तो ब्रॉन्कस समझ में आ गए। ये जो दिखा रखे हैं इन्होंने कट एंड ऑफ रिब्स, ये एक्चुअल में टीएस है, तो रिब्स के कटे हुए एंड भी दिख रहे हैं, इनके अंदर लंग्स होते हैं। ये डायफ्राम दिख रहा होगा, लंग्स को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ब्रोंकियोल्स आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स की कवरिंग होती है इनको प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, इनको मैं अलग तरीके से अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्लूरल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आया, ये बेसिक समझना, एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब मैं एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा लंग्स को मैंने बाहर निकाल लिया है जिससे कि थोड़ी क्लियरिटी रहे आपको, ठीक है। अगर लंग्स की बात करता हूं तो क्वेश्चन कैसे आएंगे लंग्स के ऊपर, ठीक है। एक तरफ तो आपको लेफ्ट लंग्स दिख रहा होगा, ये लेफ्ट वाला है, छोटा होता है। एक तरफ राइट लंग्स दिख रहा है आपको, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात करूं, एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा, राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। राइट लंग्स थोड़ा लार्ज होता है, लार्ज। लेफ्ट लंग्स की बात करते हैं, स्मॉल होता है, स्मॉल, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, यहां पर एक हार्ट होता है, यहां क्या होगा, हार्ट, ये ऐसे ऐसे बने होंगे, ये हार्ट है आपका, ठीक है। तो हार्ट की प्रेजेंस की वजह से यहां एक नोच बन जाती है, ये नोच, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये क्या है, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। नोच समझते हो, नोच, नोच समझते हो बेटा? नोच का मतलब होता है थोड़ी सी कैविटी जिसके अंदर आपका हार्ट फंसा हुआ होता है, उसको नोच बोलते हैं। तो ये कार्डियक नोच है। क्वेश्चन आएगा, कार्डियक नोच किस लंग्स में देखने को मिलती है, राइट या लेफ्ट? कार्डियक नोच, ये क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, प्रेजेंट इन लेफ्ट, लेफ्ट लंग में होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा फीचर है जो ओनली लेफ्ट में होता है, कार्डियक नॉच। ऐसा कौन सा फीचर है जो ओनली और ओनली राइट लंग्स में होता है? अब देखो, अब ध्यान से देखोगे, हमारे लंग्स में छोटे छोटे लोब्स होते हैं, लोब्स का मतलब पाली। लंग्स को एक चैम्बर नहीं है, छोटे छोटे चैम्बरों के मिलने से बना है, ठीक है। और इन चैम्बरों को बनाने के लिए सेप्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको फिशर बोलते हैं, फिशर। जैसे देखो, ध्यान से देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर फिशर है, ये ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछे, ये ऑब्लिक फिशर है, ये भी, ये भी ऑब्लिक फिशर है, तिरछे, ये ऑब्लिक फिशर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्लिक फिशर कहां देखने को मिलते हैं, ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स में देखने को मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर फिशर कहां देखने को मिलता है, ओनली प्रेजेंट इन, ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स, ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। राइट लंग में ये होता है कार्डियक नॉच, ओनली, ओनली, ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। ये ओनली और ओनली वाले दो पार्ट हैं, इन पे क्वेश्चन आता है कि राइट लंग का फीचर बताओ, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर फिशर। लेफ्ट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर बताओ, कार्डियक नॉच। कॉमन फीचर बताओ, कॉमन फीचर। तो कॉमन के अंदर ध्यान से देखना, यहां तीन लोब मिल रहे हैं, एक, दो, तीन, ठीक है। तो राइट लंग स्मॉल होता है, इसमें दो लोब्स होते हैं, दो स्मॉल होता है, इसमें टू लोब्स होते हैं, टू लोब्स। ये बड़ा होता है, इसमें थ्री लोब्स होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, थ्री लोब्स। तो ये सब जो दिख रहे हैं ना आपको, ये लोब्स हैं, ये लोब्स हैं, ये लोब्स हैं, लोब्स, लोब्स प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, समझना। ऑब्लिक फिशर ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, यानी लोब्स और ऑब्लिक फिशर, लोब्स और ऑब्लिक फिशर दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो दोनों लंग्स में देखने को मिलते हैं। ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स में देखने को मिल रहे हैं, पालियां
और लोब्स भी दोनों लंग्स में देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो? यहाँ एक और दो, दो लोब्स यहां पर हैं, एक दो तीन लोब्स यहां पर हैं। तो लोब्स दोनों लंग्स में होते हैं, फिशर दोनों लंग्स में होते हैं, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक तिरछे, जबकि हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली राइट लंग्स में होता है, कार्डियक नॉच ओनली लेफ्ट लंग्स में होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनली, ओनली ध्यान रखना है, और बोथ में क्या प्रेजेंट है ये याद रखना है, ठीक है? स्मॉल कौन सा है, लार्ज कौन सा है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सौरभ प्रॉमिस कर रहा है सर ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, यही मुझे चाहिए आपसे। टेस्ट आपको सारा शेड्यूल मिलेगा प्रॉपर वे में, बस आप जितना टीचर कराते जा रहे हैं ना उतना परफेक्टली करते जाओ, ठीक है? और टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज करो, और ये ड्रॉप सोच के करो कि मेरा लास्ट ड्रॉप है, लिख लो अपने सामने, ठीक है? ये साल मेरा लास्ट ड्रॉप है, इस साल कर जाएंगे, समझ रहे हो? इस साल ही कर जाएंगे, तो लाइन चेंज कर देंगे, समझ रहे हो? लाइन चेंज, घर में तो बैठे ही हो, घर क्या जाओगे, ठीक है? तो लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है? ये लिख लो अपने सामने। अपना मेडिकल कॉलेज, जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज, चिपका लो अपनी टेबल के सामने, क्योंकि हर समय आपके डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने के लिए ये चीजें काम करती हैं, ठीक है? हर समय ये स्टिमुलेट करती हैं और आपके अंदर एक आग पैदा करती है कि ये तो मुझे चाहिए, और आपके एक एक जो समय है ना उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करती है कि भाई टाइम निकल रहा है, ये करना है, इसी साल करना है, यही समय है सही, पूरा दम लगा दो, पूरी दम लगा दो, ठीक है? फिर सिलेक्शन के बाद फिर अपना जो रिलैक्स करना, जो करना है करना, पर अभी झोंक डालो अपने को, बस मैं ये कहूंगा, ठीक है? हाँ, 9 कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। अभिनव, 9 कार्टिलेज होती हैं, बिल्कुल सही। वॉइस मिसमैच हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर दूं? एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, बताओ। टेस्ट प्लानर आपको मिल जाएगा, वीकली टेस्ट प्लानर आपको मिल जाएगा, ठीक है? वीकली टेस्ट प्लानर आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपको वीकली टेस्ट प्लानर मिलता जाएगा, टेंशन मत करो, हर चीज आपको प्रॉपर अपडेट होती रहेगी, ठीक है? अब बताओ वॉइस परफेक्ट है या नहीं? हाँ, नोट्स क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएंगे। वॉइस बताओ परफेक्ट है या नहीं? डीपीबी आपको क्लास के बाद तुरंत अपलोड हो जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एनबीटीएस आप ले सकते हो, ठीक है? कॉम्बिनेशन इसमें है, इन्फिनिटी के साथ भी ले सकते हो, ठीक है, और वैसे भी ले सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एनबीटीएस को अगर क्लब करोगे ना तो और मजा आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि इधर टेस्ट सीरीज पूरी पूरी आपको मिल गई, इधर पूरा का पूरा कोर्स तो लाइन टू लाइन हम करा रहे हैं। अब उस टेस्ट सीरीज और कोर्स के आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि दम हम पूरी लगा रहे हैं, ठीक है? अब उसका यानी हम वाकई में किस लेवल का पढ़ा रहे हैं ये आप देखना चाहते हो ना, तो टेस्ट सीरीज से देख पाओगे आप कि हम किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। हमारी तो छोड़ो, ठीक है? कुछ भी कहीं का कुछ भी लगाओ, आप लेवल समझ जाओगे किस लेवल का आप पढ़ रहे हो, ठीक है? और किस लेवल का यहाँ सेट हो पा रहा है, ठीक है? तो ये बताओ, साउंड अब तो मिसमैच नहीं हो रही, साउंड बताओ मुझे प्रॉपर है साउंड? यस, ठीक है, चलो। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, यानी हम दो चीज समझ चुके हैं। ये ट्रैक हमारा अपर ट्रैक क्या है, ट्रैकियल ट्रैक क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, समझना। अब तीसरी बात आती है लंग्स की कवरिंग, लंग्स की कवरिंग क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे इसका जो पूरा ट्री नजर आ रहा है ना अंदर, रेस्पिरेटरी ट्री, वो ट्री की बात आएंगे, और एल वाई पे खत्म करेंगे, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ लंग्स, कवरिंग ऑफ लंग्स। अगर मैं कवरिंग ऑफ लंग्स की बात करता हूं, कवरिंग ऑफ लंग्स की बात करता हूं, तो समझना इसको प्लूरा बोलते हैं। कवरिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, ठीक है? कवरिंग ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? प्लूरा, ठीक है? तो एक लंग्स का डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड कर रही है लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर। मान लो नॉच दिखा देता हूं एक, ठीक है? ऐसे ही लंग्स आ गया। तो लंग्स में एक्चुअल में दो लेयर होते हैं, ये एक लेयर और दिखा देते हैं इसके ऊपर ही।
ये आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों लेयर के बीच में लिक्विड भी होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलोगे, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। समझना, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। समझना, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। जो आउटर प्लूरा है, बाहर वाली, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आउटर, बाहर। देखो, जो लंग से चिपकी हुई है, जो लंग से चिपकी हुई है, विसरा, विसरा से चिपकी हुई है, लंग से चिपकी हुई है, ऑर्गन से चिपकी हुई है, उसको विसरल प्लूरॉन बोलते हैं, विसरल। और जो बाहर की साइड में, पैराइटल साइड में, उसको पैराइटल, पैराइटल प्लूरॉन बोलते हैं। एक विसरल प्लूरॉन हुई, एक पैराइटल प्लूरॉन हुई। विसरा, विसरा से चिपकी हुई है, विसरल से चिपकी हुई है, विसरल प्लूरॉन। पैराइटल साइड में पैराइटल प्लूरॉन। समझना, एक है विसरल प्लूरॉन और एक है पैराइटल प्लूरॉन। क्लियर है बिल्कुल? विसरल और पैराइटल, ध्यान रखना, ठीक है, दो लेयर होती हैं और दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इधर दिखा देता हूं, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। अगर मैं प्लूरल फ्लूइड की बात करता हूं तो इसका काम क्या है? इसका काम देखो, जैसे एक कांच की स्लाइड लो, एक दूसरी कांच की स्लाइड लो, दोनों के बीच में कुछ ड्रॉप डाल दो पानी की और चिपका दो, चिपक जाएंगी बिल्कुल। ये वाटर क्या करेगा? दोनों स्लाइड को अलग नहीं होने देगा, एकदम अटैच कर देगा, दोनों स्लाइड को एकदम अटैच कर देगा। समझना मेरी बात। एक ग्लास की टुकड़ा लो, स्लाइड लो, कुछ भी लो, उस पर वाटर ड्रॉप डालो, दूसरा ग्लास रख दो, उसके ऊपर चिपक जाएंगे। ऐसे ही दोनों मेम्ब्रेन को आपस में बाइंड अप करने के लिए इस फ्लूइड का रोल होता है। तो प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के सेपरेशन को रोकता है। आप समझ रहे हो? दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के सेपरेशन को रोकता है एंड रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन। ठीक है भाई, आसपास के लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आसपास के ऑर्गन के संग फ्रिक्शन क्रिएट होगा मूवमेंट की वजह से, तो उस फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करने में, क्योंकि हीट पैदा होती है फ्रिक्शन से, तो उसकी वजह से भी जो दिक्कतें आएंगी उसको रिड्यूस करेगा। ये फ्लूइड का काम है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है। तो प्लूरल, प्लूरा, प्लूरा क्या है? इट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, कवरिंग ऑफ लंग्स क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर प्लूरा और आउटर प्लूरा, बोथ आर प्लूरल मेम्ब्रेन। मैं लिख देता हूं, प्लूरल मेम्ब्रेन। यानी ये वाली बात भी क्लियर होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन की है। ठीक है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन को मैंने कट कर लिया है जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन, प्रिवेंट सेपरेशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, ये दो बातें याद रखनी है। प्रिवेंट सेपरेशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, दो लाइनें याद रखी हैं। ठीक है, तो यानी ये लंग्स वाली बात हमारी, देखो प्लूरल मेम्ब्रेन क्लियर हो गई, प्लूरल फ्लूइड क्लियर हो गया। ठीक है, ब्रोंकाई क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा ब्रोंकाई एल्वेलाई ये क्लियर कर रहा हूं। डायफ्राम मस्कुलर पार्ट होता है जो मैं आके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कराने वाला हूं डायफ्राम को, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आ जाएगा डायफ्राम। ठीक है, चलो एक एक चीज क्लियर है हमारी, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे सीधे रेस्पिरेटरी ट्री, यानी लंग्स की कवरिंग क्लियर हो गई, लंग्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ट्रैकिया क्लियर हो गई, पर ट्रैकिया आगे जाकर के ब्रोनकाई और ब्रोनकाई आगे जाकर के ब्रोनक्यूल में डिवाइड होते हैं। समझना, ये पूरा ट्रैक ट्री है। जैसे मानो ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया आगे जाकर के थोड़े और डायमीटर कम हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोनकाई में, प्राइमरी ब्रोनकाई आगे जाकर के और डायमीटर कम हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई आगे जाकर के टर्शरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई आगे जाकर के ब्रोनक्यूल, ब्रोनक्यूल, और ब्रोनक्यूल पहले क्या होंगे? इनिशियल ब्रोनक्यूल, फिर क्या होंगे? टर्मिनल ब्रोनक्यूल, फिर क्या होंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल के बाद आगे जाकर के आएंगे एल्वुलर डक्ट, जिनमें लगे होते हैं एल्वुलर सैक, बड़े बड़े एल्वुलर सैक,
और ये एल्वियोलर सैक बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। आई, तो ये पूरा ट्री बनता है लंग्स के अंदर, फुल ट्री। इसी ट्री को कट करके मैंने यहां लगा दिया है भाई, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ब्रोनक्यूल्स, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, और फिर एल्वुलर डक्ट होते हैं जिनमें एल्वुलर सैक लगे होते हैं, और जो बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। आई बेटा, यस या नो? परफेक्ट है। अच्छा, ये लेक्चर कितने बजे तक चलेगा? 2 घंटे का लेक्चर पर डे है आपका, पर डे 2 घंटे का लेक्चर है पर डे। सुबह 9 से 11 आपकी बायो चलेगी, ठीक है? टेंशन मत लो, एकदम कल मतलब रोज रिवीजन कराता हुआ आगे चलूंगा, एकदम एक एक चीज रिवाइज कराता हुआ, एक एक चीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर कराता हुआ। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, बस आप एकदम पूरा डेडिकेशन से मतलब आप लगो, और कुछ भी नहीं। हाँ, जिसको दिक्कत आ रही है वो रिफ्रेश कर लो। बच्चा लिख भी रहा है कि अजय रिफ्रेश कर लो, ठीक है, रिफ्रेश कर सकते हो। यस, सब कुछ पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन क्यों कर रहे हो? यहां तक बताओ, जिसको कोई दिक्कत आ रही है साउंड में या वीडियो में, एक बार रिफ्रेश मार दो अपनी डिवाइस, ठीक है, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। चलो, देखो लाइव के संग संग आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने आप, जैसे मैं अभी लाइव ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद ये अपने आप अपलोड हो जाएगा वहां पर, ठीक है? तो कभी आप लाइव नहीं ले पा रहे हो, कभी आपको ऐसा लग रहा है, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जा सकते हो, ठीक है? दोनों ऑप्शन आपके पास है। ओके, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इस पूरी जोन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, समझना। इस पूरी जोन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो कंडक्टिंग जोन है, एक रेस्पिरेटरी जोन है। कंडक्टिंग क्यों बोला? जहां से डिफ्यूजन नहीं, जैसे आपने एयर एंटर कराई, यहां से एयर एंटर कर गई, एयर एंटर कर गई, पर एयर डिफ्यूज नहीं होगी, पर एक पार्ट ऐसा आएगा जहां से एयर धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। जहां से एयर डिफ्यूज हो रही है ना, वो रेस्पिरेटरी जोन है। जहां से एयर का डिफ्यूजन हो रहा है वो रेस्पिरेटरी जोन है, और जहां से एयर का डिफ्यूजन नहीं हो रहा वो कंडक्टिंग जोन है। तो पूरे ट्रैक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंडक्टिंग जोन जो एयर को कंडक्ट कर रही है रेस्पिरेटरी जोन में, क्योंकि यहां से डिफ्यूजन नहीं हो रहा। एक रेस्पिरेटरी जोन जहां से डिफ्यूजन हो रहा है वो रेस्पिरेटरी जोन है। आखिर ऊपर वाले पार्ट में डिफ्यूजन नहीं हो रहा और नीचे वाले पार्ट में डिफ्यूजन हो रहा है, कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। यस, यहां जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत थिक है, कॉलम शेप है, सिलिएटेड है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जिसकी वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। नीचे वाले पार्ट में जो डिफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां जो एपिथेलियल टिश्यू है बहुत थिन है, फ्लैटेंड है, चपटे, थिन, फ्लैटेंड, समझ रहे हो ना मेरी बात? नीचे वाले पार्ट में जो एपिथेलियल टिश्यू है फ्लैटेंड है, चपटे हैं बेटा, ठीक है? इसीलिए आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। यानी सारा खेल किसका है यहां पर? सारा खेल एपिथेलियल टिश्यू का है। तो आपको पता होना चाहिए, इस पूरी के पूरे ट्रैक को, रेस्पिरेटरी ट्री को हमने 2 जोन में डिवाइड किया है। एक को हम नाम दे रहे हैं कंडक्टिंग जोन, और एक को नाम दे रहे हैं हम रेस्पिरेटरी जोन। तो ये हो गई कंडक्टिंग जोन, और ये पूरी हो गई रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर है बिल्कुल? इस लाइन से ऊपर कंडक्टिंग जोन, इस लाइन से नीचे रेस्पिरेटरी जोन। ये लाइन हमने बॉर्डर लाइन खींच दी है, इससे ऊपर कंडक्टिंग जोन, इससे नीचे रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन होगा, रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि यहां डिफ्यूजन हो रहा है। कंडक्टिंग जोन में डिफ्यूजन नहीं हो रहा, इसलिए कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन बोलेंगे। क्लियर है बिल्कुल? अब कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आता है, अब सुनो। कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? ट्रैकिया इंक्लूड है, ठीक है? ब्रोनकाई के अंदर प्राइमरी, ये प्राइमरी ब्रोनकाई स्टार्टिंग में आएगी, प्राइमरी ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई आती है, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई आती है, समझना, फिर टर्शरी ब्रोनकाई आती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोनकाई कंडक्टिंग जोन में आते हैं। ब्रोनक्यूल में इनिशियल ब्रोनक्यूल आएंगे, ये इनिशियल ब्रोनक्यूल है, समझना। फिर टर्मिनल ब्रोनक्यूल आएंगे, ये टर्मिनल ब्रोनक्यूल है, यहां से यहां तक टर्मिनल ब्रोनक्यूल है, ठीक है? इनिशियल ब्रोनक्यूल और टर्मिनल ब्रोनक्यूल। रेस्पिरेटरी टर्म आ गया, रेस्पिरेटरी टर्म आ गया, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल,
रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे, एल्वुलर डक्ट रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे, एल्वुलर सैक रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे, एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी जोन में आएगी। जहां से रेस्पिरेटरी टर्म स्टार्ट हुआ, जहां से रेस्पिरेटरी टर्म स्टार्ट हुआ, रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तीन तो होती हैं ब्रोंकाई और तीन ही होते हैं ब्रोंक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। पर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं वो रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं वो कंडक्टिंग जोन में आते हैं। तो याद करने का एक ही तरीका है, जैसे ही टर्म आएगा रेस्पिरेटरी, समझ जाना रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? ठीक है, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, कौन कौन सा पार्ट कंडक्टिंग में आ रहा है, कौन सा रेस्पिरेटरी में आ रहा है, आपके सामने। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अगर मैं आपसे कहूं कि कंडक्टिंग जोन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, आपसे कहूं रेस्पिरेटरी जोन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, समझना मेरी बात। कंडक्टिंग जोन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? ठीक है, एपिथेलियम, मैं दोनों लिख रहा हूं, एपिथेलियम, एपिथेलियम इन कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में कौन सी एपिथेलियम होगी? कंडक्टिंग जोन में जो एपिथेलियम होगी, लिखो, यहां होगी सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, और इन्हीं का मॉडिफिकेशन होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, पर एनसीईआरटी ने टर्म यूज नहीं किया। सिंपल सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मैं लिखा दिया है पर एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ एक ही दे रखा है, इन्हीं का ही यही एक तरीके से रूपांतरित है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और कॉल्यूमिनार एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं कंडक्टिंग जोन में। ऐसे में आपसे पूछूं रेस्पिरेटरी जोन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे, अगला देखना, एपिथेलियम, एपिथेलियम इन रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन में कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे, इसमें भी एक लाइन याद रखनी है आपको, यहां पर होते हैं सिंपल, सिंपल का मतलब एक लेयर वाले, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल, हाँ स्क्वेमस, जो कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटेंड, चपटे, फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू, समझ रहे हो। एपिथेलियम इन कंडक्टिंग जोन, सिंपल सिलेटेड कॉल्यूमिनार, सिंपल सिलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल स्क्वेमस यानी फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां से डिफ्यूजन हो जाएगा, यहां से डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यानी कंडक्टिंग जोन के जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे ना, इनमें सीलिया होंगे, इन सब के अंदर सीलिया होंगे, सबके अंदर सीलिया होंगे, सबके अंदर सीलिया होंगे, कंडक्टिंग जोन में सबके अंदर सीलिया होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, समझ, सबके अंदर सीलिया होंगे, समझ रहे हो, सबके अंदर सीलिया होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में कंडक्टिंग जोन के अंदर। ठीक है, अब ये समझ में आ गई क्यों है कंडक्टिंग जोन, क्यों रेस्पिरेटरी जोन, इसकी वजह से, अब कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल सेम है, नहीं ब्रोंकाई अलग होते हैं, ब्रोंक्यूल अलग होते हैं। ये जैसे मानो एक पेड़ है, नहीं बता ना, एक बड़ा पेड़ है, ये पेड़ गया, ब्रांच है इसकी, ये पेड़ है इसकी, और ब्रांच, और ब्रांच, और ब्रांच, और ब्रांच, समझ, ब्रांच बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ब्रांचें बढ़ती जाएंगी डायमीटर कम होता जाएगा, डायमीटर कम होता जाएगा, तो बस यही अंतर होता है। और इनके अंदर एपिथेलियल टिश्यू का अंतर होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू मैंने बता दिया, कंडक्टिंग जोन में कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। सबसे पहले मैंने बताया कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आता है, कंडक्टिंग को कंडक्टिंग क्यों बोलते हैं इसकी वजह से, रेस्पिरेटरी को रेस्पिरेटरी क्यों बोलते हैं इन एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। ठीक है, एक बार समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा
जैसे सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मैंने बताया था, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, मैं आपसे कहूं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज क्या ट्रैकिया में ही मिलते हैं? नो बेटा, ये आगे भी मिलते हैं, ट्रैकिया में मिलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं, समझना, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं सर। और कहां तक मिलते हैं? ये टर्शरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई में भी मिलते हैं सर। और कहां मिलते हैं? क्या आगे भी मिलते हैं? ये इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं बस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर ये नहीं होते, ध्यान रखना। शीशे फालिन कार्टिलेज टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते, ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, दे भी रखा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, शी शेप हालिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। अगर सी शेप हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं, कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। और कहां होते हैं इसके अलावा, ट्रैकिया ब्रोंकाई के अलावा? इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते, समझना, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते, ये ट्रैकिया में होते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में होते हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल में होते हैं बस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते। ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझना। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, कंडक्टिंग को कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं और रेस्पिरेटरी को रेस्पिरेटरी क्यों बोल रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने फंक्शन की बात की है, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या है। तो रेस्पिरेटरी जोन का तो एक ही फंक्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेटरी जोन का तो एक ही फंक्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बस। रेस्पिरेटरी जोन का मेन काम ही है गैसेस का डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पर कंडक्टिंग जोन के अंदर कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है, और कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू म्यूकस भी निकालते हैं, ठीक है, म्यूकस निकालते हैं। तो यहां म्यूकस यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, म्यूकस अंदर बन रहा है, ये म्यूकस का मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ, सीलिया म्यूकस को अंदर से बाहर की तरफ मूव करा रहे होते हैं। इसका फायदा क्या है म्यूकस का, क्यों होता है म्यूकस, ठीक है, समझना, ये समझाऊंगा अभी। तो कंडक्टिंग जोन का मेन पर्पस क्या है, भगवान ने कंडक्टिंग जोन क्यों बनाई, पर एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन यहां से चालू होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ठीक है, कंडक्टिंग जोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चालू होती है, तो मैं इसे लिख दिया है। कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन क्या करती है, कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक पहुंचा देगी, ठीक है। ये कंडक्शन ऑफ एयर करती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी जोन तक, उस रेस्पिरेटरी जोन में डाल देगी, भाई अब तुम डिफ्यूजन करो, क्योंकि डिफ्यूजन इससे पहले पॉसिबल नहीं है, रेस्पिरेटरी से ही पॉसिबल है। तो एक तो एयर को कंडक्ट कर रही है, पहुंचा रही है वहां तक, पहला पहला। दूसरा, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है, बाहर की गंदगी भी होती है। तो म्यूकस कोटेड जो लेयर है कंडक्टिंग जोन की, जिसमें सीलिया लगे हुए हैं, म्यूकस को अंदर से बाहर लेकर के जा रहे हैं, अंदर से बाहर लेकर के जा रहे हैं। तो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस के अंदर और उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी क्लियर करती है कंडक्टिंग एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, यानी कंडक्टिंग एयर को साफ करने का काम करती है। हाँ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लिख दिया है मैंने, ठीक है। कंडक्टिंग एयर को क्लीन करने का काम करती है कंडक्टिंग जोन। इसके अलावा जैसे जैसे अभी देखो, ऐसे करो, तो एयर जो अंदर से बाहर निकल रही है वो उसमें मॉइस्चर है, बाहर कितनी भी ड्राइनेस हो, पर जब भी आप अंदर से एयर बाहर निकालोगे वो मॉइस्चर कंटेनिंग होगी। यानी कंडक्टिंग एयर आपकी, मतलब कंडक्टिंग जोन आपकी एयर को मॉइस्चराइज भी करती है, क्योंकि उसमें पूरा म्यूकस से लाइंड है। जब इसके ऊपर से धीरे धीरे एयर अंदर जाती है तो वो मॉइस्चराइज हो जाती है, ठीक है। क्यों? जिससे कि आपकी एल्वुलाई चिपक ना जाए,
कोलैप्स ना कर जाएं आपके एल्वुलाई। इसीलिए कंडक्टिंग जोन, पूरी कंडक्टिंग जोन को ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है कौन? ठीक है, कंडक्टिंग जोन, एयर को। तीसरा लिख दिया मैंने, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को आर्द्रता, नमी युक्त बनाना। इसके अलावा भाई बाहर नेगेटिव टेम्परेचर है, माइनस में, समझना, इतनी ठंडी हवा अगर आपके ब्लड में चली गई तो ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 ट्रांसपोर्ट में तेजी से काम करता है। और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन टेम्परेचर के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अगर टेम्परेचर में जरा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो प्रोटीन काम करना बंद कर देंगे, यानी आपकी बॉडी से CO2 बाहर नहीं निकलेगी, दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी, डेथ। तो नेचर ने क्या किया भाई, ऐसा ना हो जाए तो कंडक्टिंग जोन बनाई। बाहर कितना भी ठंडा मौसम हो, पर जब एयर अंदर जाती है ना, धीरे धीरे कंडक्टिंग जोन उसके टेम्परेचर को आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देती है। या बाहर कितना भी हॉट टेम्परेचर हो, ठीक है, 50 से ऊपर क्रॉस कर गया, तो वो एयर धीरे धीरे जब अंदर जाती है ना, तो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाती है, जिससे कि उस एंजाइम की एक्टिविटी या एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट ना आए। इसलिए बहुत सोच समझ के नेचर ने बनाया। यानी कंडक्टिंग जोन जो एयर होती है उसके टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करती है। ठंडा भी कर सकती है, गर्म भी कर सकती है, यानी बराबर लेकर के आती है। ठीक है, जब जाड़े होते हैं ना, ठंडा होता है, तो देखो आपको अंदर से एयर आ रही है, गर्म लगेगी, और जब गर्मियां होंगी तब अंदर से एयर आ रही है, आपको ठंडी लगेगी, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। समझे? हाँ, एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक समझ में आया नहीं आया? तो कंडक्टिंग जोन के 4 फंक्शन हो गए, कंडक्शन ऑफ एयर, कंडक्टिंग एयर को डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करना, उसका ह्यूमिडिफिकेशन, उसको आर्द्र नमी युक्त बनाना, और उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेकर के आना। 4 फंक्शन है कंडक्टिंग जोन के। एक फंक्शन है रेस्पिरेटरी जोन का, समझ रहे हो ना मेरी बात? और कंडक्टिंग को कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू है, साथ में सीडोस्ट्रेटिफाइड भी। रेस्पिरेटरी को रेस्पिरेटरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, फ्लैटेंड। ठीक है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सी शेप हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। अब बताओ यहां सेट हुआ या नहीं हुआ? ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्री हो गया। अब लास्ट में बचती है एल्वियोलाई, लास्ट में बचती है एल्वियोलाई, समझना मेरी बात। और यहां आकर के ये पूरा ह्यूमन का ट्रैक आपका एंड हो जाएगा। और एल्वियोलाई का तो सिंपल सा डायग्राम है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये है एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे एल्वियोलाई मिलकर के एल्वियोलर सैक बनाते हैं। इस एल्वियोलाई की अगर बात की जाए तो यहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है ना आपको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से एल्वियोलाई बनी होती है। ये व्हाइट कलर के टिश्यू दिख रहे हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये रेस्पिरेटरी जोन है, सिंपल स्क्वेमस। मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूं, एडिशनल पॉइंट नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, और एल्वियोलाई के चारों तरफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है। डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड एल्वियोलाई, समझना, ये डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट अराउंड एल्वियोलाई। ऐसे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसमें बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस।
दोनों को होल्ड करते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस। ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर, और इसमें फ्लो कर रहे हैं छोटे छोटे आरबीसी। एनसीईआरटी ने ऐसा दिखा रखा है, छोटे छोटे आरबीसी यहां पर फ्लोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है एनसीईआरटी ने। और यहां से आ रही है एयर, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या क्या है स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहले दिखा रखा है, हाँ एक तो वैसे दिखा दूं, नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितने हैं यहां पर, नंबर ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने होंगे यहां पर, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे 3 जरा बताओ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो सबसे पहला तो लेयर आप समझ ही गए होगे, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। और क्या होगा नंबर 2 पर, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। और क्या होगा नंबर 3 पर, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ये तीनों लेयर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गए एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये येलो कलर का दिख रहा है ना, ये बेसमेंट सब्सटेंस हो गए, बेसमेंट सब्सटेंस। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। समझ गए होगे, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। तो थिकनेस क्या होती है इनकी, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, इनकी थिकनेस क्या होगी, इन तीनों की थिकनेस, लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम थिकनेस होती है इन तीनों लेयर की, 1 mm से भी कम थिकनेस होती है इन तीनों लेयर की। थिकनेस पे क्वेश्चन आता है, नंबर पे क्वेश्चन आएगा, नंबर कितने होते हैं 3, नाम पर क्वेश्चन आएगा, तीनों नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर। और ये जो दिख रही है ये आरबीसी है, आरबीसी, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है। अब बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया एल्वियोलाई का, हाँ बेटा, यहां तक एकदम क्लियर है या नहीं। हाँ, कंडक्टिंग जोन में नॉस्ट्रिल आते हैं, कंडक्टिंग जोन यहां से चालू हो जाती है नॉस्ट्रिल से, बिल्कुल कंडक्टिंग जोन नॉस्ट्रिल से चालू हो जाती है बेटा, नॉस्ट्रिल से लेकर के, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वियोलाई तक रेस्पिरेटरी जोन होती है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां जो गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इफेक्टेड बाय, मान लो मैं इनकी थिकनेस बढ़ा देता हूं, थिकनेस को बड़ा कर देता हूं, तो डिफ्यूजन पर प्रभाव पड़ेगा, यस, रिड्यूस हो जाएगा डिफ्यूजन, ठीक है। तो थिकनेस एक फैक्टर है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इफेक्ट डालता है डिफ्यूजन के ऊपर। पार्शियल प्रेशर, भाई CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है लंग्स में,
सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, लंग्स में कम है, तो हाई से लो की तरफ डिफ्यूजन होगा ना। अगर दोनों जगह मैं गैसेस का पार्शियल प्रेशर बराबर कर दूं, डिफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो पार्शियल प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, और सॉल्युबिलिटी का तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। अगर कोई गैस सॉल्युबल नहीं है तो डिफ्यूज नहीं करेगी, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं है तो डिफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 3 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नंबर 2 पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमेशा लो पार्शियल प्रेशर से हाई पार्शियल प्रेशर की तरफ ही डिफ्यूजन पॉसिबल है, और नंबर 3 सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो ना मेरी बात? थिकनेस बढ़ाओगे डिफ्यूजन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। थिकनेस डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, जबकि पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सर समझ, सॉरी, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा डिफ्यूजन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी डिफ्यूजन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्लियर? बिल्कुल। और एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसपे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है। समझ में आया? ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। मैमल्स लंग्स आर सॉलिड, यहां जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन नहीं आता। बस मैंने एक जीके का क्वेश्चन लिखा था, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, फ्रॉक पढ़ाऊंगा वहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा, वहां की जरूरत है इसकी। ये समझ में आ गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इफेक्टेड बाय थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्योंकि इस बार इस क्रैश कोर्स में एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन मेन प्रायोरिटी है, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कमांड करने की, ठीक है। तो 3 फैक्टर और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन जो पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछी जाएगी। अरे डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी डायरेक्ट है एनसीईआरटी से, बहुत क्वेश्चनों में पूछी गई है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन कितनी ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है। चलो भाई ये भी क्लियर है। अब एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है कि अगर आप लंग्स की बात करते हो, लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में है, लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में है, ठीक है। अब वो एयर टाइट चैम्बर बन कैसे रहा है? जैसे मानो पीछे तो है वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है, पीछे वर्टिकल कॉलम है, आगे आप बोल सकते हो स्टर्नम है, आपका स्टर्नम है, स्टर्नम है, आगे का मतलब है वेंट्रल साइड पर, सॉरी, आगे का मतलब है वेंट्रल साइड पर, पीछे का मतलब है डोर्सल साइड पर। और इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होगा? यहां पर रिब्स, सॉरी, इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होंगे? यहां पर रिब्स होंगे ऐसे, समझ रहे हो ना? इनको आपस में जोड़ने के लिए यहां पर क्या होंगे? रिब्स। ये रिब्स हैं सारे के सारे, यानी लेटरल साइड पर तो आपको रिब्स दिख रहे हैं, लेटरल साइड पर तो रिब्स दिख रहे हैं, डोर्सल साइड पर पीछे की साइड वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं, और वेंट्रल साइड पर आपको स्टर्नम दिख रहा है। इससे एक पिंजरा बनता है, रिब केज, जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, लंग्स इनके अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर, ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट, बिल्कुल एयर टाइट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड होता है, नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें डोर्सल साइड पर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। यहां पर वेंट्रल साइड पर क्या है? स्टर्नम। वेंट्रल साइड पर क्या है? स्टर्नम। लेटरल साइड पर क्या दिख रहे हैं आपको? रिब्स। और लोअर साइड पर क्या है आपको? डोम शेप डायग्राम। ये मैं अगले लेक्चर में 3D एनिमेशन में दिखाऊंगा इस चीज को, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। ये एनिमेशन में दिखाने वाला पॉइंट था, तो एनिमेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये एनिमेशन में दिखाऊंगा। ये अरेंजमेंट है, इसकी वजह से ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसकी वजह से इन डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो रिब के बीच में है, इनकी वजह से ही आपके थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से लंग्स में एयर इन और आउट होती है, एयर इन और आउट। भाई वॉल्यूम बढ़ाओगे वैक्यूम बढ़ेगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, वॉल्यूम घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर, बाहर अंदर, इसी की वजह से। तो ये जो एनाटॉमिकल सेटअप है ना, बहुत जरूरी है
ब्रीथिंग के लिए अगर ये सेटअप नहीं हुआ तो ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं है एनसीईआरटी के लाइन। सरफेस एरिया ऑफ लंग्स मैंने बताया था 80 to 100 मीटर स्क्वायर, लगभग टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ये सारा कवर कर दिया मैंने पूरा एनसीईआरटी। इस वाले पार्ट को मैं अगले लेक्चर में एनिमेशन के साथ लेकर के आऊंगा और कंसेप्चुअल आपको मजा आएगा, समझ रहे हो। तो आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग तो मैं अगली क्लास में कराने ही वाला था। एनसीईआरटी में लेकर के आया था आज आपके लिए, जिससे कि आप समझो कि आपको किस लेवल का करा रहे हैं। इसके बाद नीट क्या, समझ रहे हो, कोई भी आ जाए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ भी आ जाए, आज आप एनसीईआरटी एक बार खुद चेक करना कि सर ने किस लेवल की कराई है, क्या कुछ बचा है आपका, ठीक है। ब्रीथिंग को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है, क्लियर, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डायग्रामेटिकली समझा दिया है। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एटसेट्रा, बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगले पैरा के अंदर मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की है, जिसके अंदर मैंने आपको लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन को समझा दिया, गिल्स के थ्रू आपको मैंने ब्रैंकियल रेस्पिरेशन को समझा दिया, ठीक है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अलावा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को भी मैंने इसमें हेल्प किया है, क्यूटिकल के थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके अलावा हमने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारे रेस्पिरेशन मैंने विद एग्जांपल आपको क्लियर करा दिए हैं टेबल बना करके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने फेरिंग्स क्लियर कराया था आपको, ट्रैकिया क्लियर करा दी थी मैंने आपको, साउंड बॉक्स क्लियर करा दिया था मैंने आपको, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि कहां पर ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे से, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेट से ये लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में डिवाइड हो जाती है, ये स्ट्रेट ट्यूब, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्रोनकाई आगे जाकर के ब्रोनक्यूल में टूटते हैं। अगर ब्रोनक्यूल की बात की जाए तो यहां पर, ठीक है, जैसे टर्मिनल ब्रोनक्यूल, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोनकाई एंड इनिशियल ब्रोनक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते, समझ रहे हो। ईच टर्मिनल ब्रोनक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ थिन, क्या होते हैं लास्ट में, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का पूरा डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहां कुछ भी नहीं बचता आपका, ठीक है। फाइनली मैंने लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई बताई दी है आपको, ठीक है, विद लंग्स सरफेस द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोनक्यूल, ये कंडक्टिंग जोन हो गई, कंडक्टिंग पार्ट, वियर एल्वियोलाई कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। जबकि मैं एल्वियोलाई की बात करता हूं और देयर डक्ट की बात करता हूं, ये रेस्पिरेटरी जोन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, क्लियर, बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। लास्ट में मैंने बताया आपको, द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर, ये लास्ट वाला पूरा मैंने समझाया था, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली कैसे बनता है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम से बनता है। वेंट्रली कैसे बनता है, स्टर्नम से बनता है। लेटरल साइड में क्या होते हैं, इसके रिब्स होते हैं। और लोअर साइड पर क्या होता है, डॉम शेप डायफ्राम होता है, क्लियर, बिल्कुल। ये एनाटॉमिकली सेटअप बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो आप डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। सच एन अरेंजमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, आप पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। और ये सारे स्टेप मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, रेस्पिरेशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी आपकी लाइन टू लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रही है, लाइन टू लाइन, कंसेप्ट सारे ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। देखता हूं ये ड्रॉप आपका लास्ट ड्रॉप कैसे नहीं होता, ठीक है, लास्ट ड्रॉप करके ही मानूंगा, बस अब अंतर इतना है कि आपका डेडिकेशन कितना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में पूरे जोश के साथ, जोश कम मत होने देना, अपना जो भी आपका टारगेट है अपने सामने लिख लो, ठीक है, और उसको हर हालत में क्रैक करना ही है, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल के लेक्चर में ताबड़तोड़ तरीके से, बाय बेटा।